नमस्कार साथियों, आज की ये वीडियो उत्तराखंड से ही संबंधित है, जिसमें मैं एक बेहतर नोट मेकिंग, जिस प्रकार से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और उन्हें एक बेहतर तरीके से आप तक प्रस्तुत करते हुए उत्तराखंड को मैं आपको रिवाइज कराने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आप जितनी सराहना देंगे, मतलब जितना अधिक सपोर्ट देंगे, उसी अनुसार मैं आगे को भी उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहूँगा। आज की वीडियो में उत्तराखंड के जो इतिहास वाला भाग है, जो सबसे टफ होता है समझने के लिए, क्योंकि कोई क्रोनोलॉजी नहीं दी है, उसमें सिंपल ही समझना पड़ रहा है, तो मैंने उसे एक चरणबद्ध रूप से सेट करने का प्रयास किया है और इसी प्रकार से अन्य चीज़ें भी मैं आपको आगे से लाते रहूँगा। ठीक है, तो अभी इसी को शुरू करते हैं। वही, आप अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि आपको मतलब कैसा लगता है पढ़ाना, या फिर ऐसे मैंने खुद से जो हस्तलिखित नोट्स बनाए हैं उनसे पढ़ना कैसा लगता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज के बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, क्योंकि जो किताबी लैंग्वेज है उसको मैंने एक चरणवार रूप से शामिल किया है। ऐसे में आपको एक तो याद भी हो जाता है जल्दी, और जो चीज़ें जहाँ पर हैं वहीं पर सेट भी हो जाती है। आप यही नोट भी करिए, अगर पहले से पढ़ा है तो रिवाइज के लिए आप इस वीडियो को ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो पहला भाग है वो आद्य ऐतिहासिक चरण में ही है, उससे ही संबंधित चीज़ें इसमें शामिल करी गई हैं। इतिहास की बात की जाए तो इतिहास की शुरुआत प्राग ऐतिहासिक काल से होती है, फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है, फिर ऐतिहासिक काल आता है। उसमें भी 3 चरण विभाजित हैं, एक प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास को शामिल किया जाता है। इतिहास के सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक चरण में ही यहाँ जो हमें अवशेष या फिर पुरावशेष मिलते हैं, जहाँ हमें मानव के होने के जो प्रमाण मिलते हैं, उनसे संबंधित चीज़ें यहाँ पर इसमें शामिल करी गई हैं। तो इन्हें समझते हुए सबसे पहले कुछ जो हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमें अन्य चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ एक जो लाखू गुफा है, लाखू गुफा, मैंने वही चीज़ें शामिल करी हैं जो जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अतिरिक्त फालतू चीज़ें कुछ नहीं है, तो आप इतना ही याद करेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, लाखू गुफा की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी खोज कब हुई? 1968 में। कब हुई? 1968 में, इतना याद करिए। और ये है कहाँ? अल्मोड़ा में है। 2 चीज़ें याद करी, लाखू गुफा 1968 में खोज और स्थान अल्मोड़ा में है। ठीक है, दूसरा आता है ग्वारख्या गुफा। ये गुफाएं आपको याद जरूर से करनी है, क्योंकि ये एक जो मैं करा रहा हूं उतना तो करना ही करना है। ठीक है, दूसरी है ग्वारख्या गुफा है। ग्वारख्या गुफा में आपको याद करना है कि यह कहाँ स्थित है। चमोली में स्थित है, और नदी भी याद कर सकते हैं आप इसमें, नदी है अलकनंदा नदी। कभी पूछ ले कि ग्वारख्या गुफा कहाँ स्थित है, तो चमोली में है, और किस नदी के किनारे है, तो वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है वो है किमनी गांव। किमनी गांव की बात की जाए तो ये भी चमोली में ही है। किमनी गांव चमोली में ही स्थित है, और यहाँ खास बात यह है कि जो यहाँ के चित्र हैं वो हल्के सफ़ेद रंग के हमें मिले थे। हल्के सफ़ेद रंग के चित्र यहाँ से पाए जाते हैं। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन कि सफ़ेद रंग के चित्रों की प्राप्ति, या फिर वो स्थल जहाँ से चित्रों का जो हल्का सफ़ेद कलर मिलता है वो कहाँ से है? किमनी गाँव से ही हमें प्राप्त होता है। चमोली एंड सफ़ेद चित्र। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो यहाँ महत्व का है वो है मलारी गांव। मलारी गांव भी, इसकी लोकेशन की बात की जाए तो वो चमोली में ही है। ठीक है, चमोली याद किया। इसमें जो हमें पुरावशेष मिले थे उनमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल हैं। जैसे हमें यहाँ से नर कंकाल मिला है, यानी समाधान के जो प्रकार मिलते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार से उसे सवदाह किया जाता था, उसका वो प्रमाण मिले हैं मलारी गाँव से। यहाँ से हमें कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो समाधान वाला एक महत्वपूर्ण है, कहाँ से? मलारी गांव से। और एक 5.2 किलो का सोने का मुखावरण भी मिला है, यानी एक सोने का मुखावरण मिला है, कहाँ से? मलारी गांव से। अब वेट उसका याद करना चाहो तो करो, नहीं तो सोने का मुखावरण ही याद कर सकते हो। मलारी गांव चमोली से। अन्य स्थल की बात की जाए तो एक है लुएथाप। लुएथाप कहते हैं हम जिसे। इसमें भी आपको याद करना है कहाँ का है? अल्मोड़ा का है। खास बात यह है कि इसमें जो शिकार करता हुआ मनुष्य है उसे चित्रित किया गया है। शिकार करते हुए मनुष्य को चित्रित किया गया है, प्लस हाथों में हाथ डालकर जो नृत्य किया जाता है उसे भी इसमें दर्शाया गया है। तो लुएथा, अल्मोड़ा, देन शिकार और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करने के चित्र यहाँ से हमें मिलते हैं। अन्य स्थल की बात की जाए तो वो है उत्तरकाशी में स्थित हमारा हुडली गांव। उत्तरकाशी में हुडली, यहाँ से हमें नीले प्रकार के चित्र मिले हैं। नीले कलर के जो चित्र हैं वो मिलते हैं हमें हुडली से। अन्य स्थल है पेटसाल, यहाँ अल्मोड़ा में स्थित है, और कत्थई रंग के चित्र मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे बस ये 13 ही स्थल हैं जो आपको याद करने हैं, बाकी अन्य कुछ याद नहीं करना है। 13 स्थल, अब इतना तो हमें खुद से याद करना ही पड़ेगा। पेटसाल अल्मोड़ा में है, और कत्थई रंग के चित्र यहाँ से मिलते हैं। अन्य स्थल है फलसीमा।
ये अल्मोड़ा में स्थित है और योग व नृत्य मुद्रा के चित्र यहाँ से मिलते हैं। फल सीमा से क्या, योग व नृत्य मुद्रा के चित्र। और अंतिम स्थल है हमारा, वो है बनकोट, जो है पिथौरागढ़ में। और खास बात यह है कि यहाँ से हमें एक मानवाकृति मिली है, जो 8 ताम्र मानवाकृतियाँ मिली हैं। ताम्र की जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वो बनकोट से मिली हैं और 8 मिली हैं। क्विक रिवीजन करने का प्रयास करें तो यहीं पर आप इसे याद करने का प्रयास करिए। सबसे पहले लाखू गुफा, खोज 1900 अल्मोड़ा में। ग्वारख्या गुफा चमोली में, अलकनंदा नदी के तट पर। किमनी गांव चमोली में, सफ़ेद रंग के चित्र। मलारी गांव चमोली में, यहाँ से समाधान के टीले, नरकंकाल मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं और 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण मिला है। लुएथाप अल्मोड़ा में। खास बात, यहाँ के जो चित्र हैं वो शिकार करते हुए प्रदर्शित किए गए हैं, प्लस हाथों में हाथ डालकर जो नृत्य करने के चित्र हैं वो भी लुएथाप अल्मोड़ा से मिलते हैं। अन्य हुडली उत्तरकाशी में नीले चित्र। पेटसाल अल्मोड़ा में कत्थई रंग। फलसीमा अल्मोड़ा में योग व नृत्य मुद्रा चित्र। बंदकोट पिथौरागढ़ में 8 ताम्र मानवाकृतियाँ यहाँ से मिलती हैं। ये हैं प्राग ऐतिहासिक काल के हमारे जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से हमें पुरावशेष मिले। अब हम ऐतिहासिक काल में आते हैं, यानी जहाँ से हमें लिखित प्रमाण मिलने शुरू हुए। तो उत्तराखंड की बात की जाए, अभी हमने उत्तराखंड के संबंधित ही चीज़ें यहाँ शामिल करी हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, उसमें इसका प्रमाण मिलता है और इसमें उसे देवभूमि या फिर मनीषियों की भूमि कुछ ऐसा ही कहा गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड का प्रथम प्रमाण ऋग्वेद में। एक ऐतरेय ब्राह्मण है, यह ब्राह्मण ऋग्वेद का ही है। ऋग्वेद, क्योंकि हमें पता है किसी भी वेद के 4 भाग होते हैं ना, उसमें से एक होता है ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण है जो, उसमें उत्तराखंड के लिए जो शब्द मिलता है वो है उत्तर कुरु। ये ध्यान रखिए आप, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द मिलता है। कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण। 3 चीजें, उत्तराखंड, उत्तर कुरु, कहाँ? ऐतरेय ब्राह्मण। और उत्तराखंड का जो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है वो स्कंद पुराण में मिलता है। हमें पता है स्कंद पुराण में 5 जो हिमालयी खंड है उनका जिक्र है, उसमें से 2 उत्तराखंड से संबंधित है। एक केदारखंड जो गढ़वाल क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और एक मानस खंड जो कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमें स्कंद पुराण के 2 खंड याद करने हैं, केदारखंड गढ़वाल वाला, मानस खंड कुमाऊं वाला। ठीक है, अब पुराण है उसमें उत्तराखंड के लिए कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे उत्तर का खंड है, उत्तरखंड हो गया, ब्रह्मपुर हो गया और खसदेश हो गया। ये 3 नाम भी उत्तराखंड के लिए आते हैं पुराणों में। क्या क्या? ब्रह्मपुर, उत्तरखंड और खसदेश। अब देखिए, जो बौद्ध साहित्य है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। तो बौद्ध साहित्य के जो पाली भाषा वाले ग्रंथ हैं ना, उसमें उत्तराखंड के लिए जो शब्द मिलता है वो है हिमवंत। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, पता है, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन, ये तो आपको कतई गलत नहीं करने चाहिए। तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द मिलता है। चलो अब हम देखते हैं केदारखंड और मानस खंड को अलग अलग। पहले हम देखते हैं गढ़वाल क्षेत्र को। गढ़वाल क्षेत्र यानी केदारखंड वाला क्षेत्र। इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे केदारखंड है, स्वर्ग भूमि, तपोभूमि और बद्रिकाश्रम। ये गढ़वाल क्षेत्र के लिए आते हैं, ये नाम याद कर लीजिए, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि और केदारखंड। अब कुछ गुफाएं हमें यहाँ, जो बद्रीनाथ मंदिर है कहाँ है? चमोली में है, अलकनंदा नदी के तट पर है। तो वहाँ उसके आसपास हमें कुछ गुफाएं मिलती हैं। ये सभी गुफाएं, अब बद्रीनाथ चमोली में है तो ये सभी गुफाएं भी हमें चमोली में ही मिलेंगी। क्या क्या? गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और स्कंद गुफा। ये सभी याद कर, गणेश और व्यास को साथ में कनेक्ट कर लीजिए। ये वो लिखा था ना इन्होंने, जो वेद लिखे थे, तो ये कहाँ है? बद्रीनाथ में है। नारद अब इन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे, गणेश जी के साथ नारद। मुचकुंद और स्कंद, ये सब स्कंद और मुचकुंद कुछ सिमिलर से सुनने में लग रहे हैं, तो ये सभी चमोली में है। क्या क्या? गणेश और व्यास, फिर नारद को जोड़िए, फिर मुचकुंद और स्कंद को जोड़िए, ये है चमोली में। अभी याद करना ही है, बात के लिए नहीं छोड़ना है, बाद में एक ही रिवीजन में आपको सारा याद होना चाहिए। अन्य जो स्थल है वो है वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम। ये कहाँ है? टिहरी में एक विसोन नामक पर्वत है। टिहरी में एक विसोन नामक पर्वत है, वहाँ है वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम। इतना भी याद हो। अगला है भगवान राम का एक रघुनाथ मंदिर है। भगवान राम का एक रघुनाथ मंदिर है, ये कहाँ है? देवप्रयाग टिहरी में है। देवप्रयाग में एक भगवान राम का रघुनाथ मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यह है देवप्रयाग टिहरी में। ठीक है, एक अन्य तथ्य खास बात यह है कि जो महाभारत है उसमें एक वन पर्व आता है, उसमें केदारनाथ के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो है भृंगतुंग। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ के लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। बस इतना ही याद करना है, सब रटने वाली चीज़ें हैं, बशर्ते सही तरीके से आपको मिल जाए तो। अब है एक कण्वाश्रम आता है।
दो विद्यापीठ आते हैं, एक बद्रिकाश्रम और एक कण्वाश्रम। बद्रिकाश्रम तो हमने पढ़ा था कहाँ, चमोली में। अब एक कण्वाश्रम भी हम पढ़ते हैं। कण्वाश्रम कहाँ, पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल में कण्वाश्रम है। इसकी 2-3 खास बातें हैं वो याद करिए। सबसे पहले तो ये याद करना है कि कण्वाश्रम कहाँ है, पौड़ी में है, मालिनी नदी के तट पर है। और जो चक्रवर्ती सम्राट भरत है वो और कालिदास, ये दोनों इसी स्थल से जुड़े हुए हैं कैसे ना कैसे, ठीक है। जैसे कालिदास ने यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी, भरत का तो यहाँ जन्म ही हुआ था। तो कण्वाश्रम पौड़ी में, मालिनी नदी के तट पर, भरत और कालिदास से जुड़ा स्थल। और वर्तमान नाम जो इसका है वो है चौका घाट। वर्तमान नाम चौका घाट, याद हो गया, अच्छी बात है। अब आगे देखें, एक महत्वपूर्ण तथ्य जो छुपा हुआ क्वेश्चन में कह रहा था ना, ये है बौद्ध मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया, तो खसू द्वारा किया गया। ये याद रखना है आपको, कैसे, इतना ही याद कर। बौद्ध मत का उत्तराखंड में कुमाऊं कहें या गढ़वाल कहें, दोनों जगह बौद्ध मत का सर्वाधिक प्रचार किया है खसू, ठीक है। अब गढ़वाल क्षेत्र पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। कुमाऊं को मैंने कहा इसके मानस खंड कहते हैं, ठीक है। तो कुमाऊं क्षेत्र का नाम कुमाऊं कैसे पड़ा, तो इसका नाम कुमाऊं पड़ा चंपावत का जो क्रांतेश्वर पर्वत है उसके नाम पर इसे कुमाऊं कहते हैं। चंपावत के क्रांतेश्वर पर्वत के आधार पर इसे, क्रांतेश्वर पर्वत के नाम पर इसे कुमाऊं क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक उल्लेख कहाँ है, स्कंद पुराण में है। हमने कहा स्कंद पुराण में ही केदारखंड और मानसखंड दोनों की जानकारी दी गई है, तो सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण में। अब यहाँ कुछ मंदिर हैं जो एक विशेष वंश को डिनोट करते हैं, जैसे हम बताएं, हाँ, एक है जाखन देवी मंदिर। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा में है और यह यक्षियों के निवास की पुष्टि करता है। ये जरूर से याद करते हैं आपको, यक्षियों के निवास की पुष्टि कहाँ से होती है, जो जाखन देवी मंदिर है अल्मोड़ा में उससे होती है। शकुओं के निवास की पुष्टि कहाँ से होती है, जो कटारमल सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में उससे होती है। यक्षियों के निवास की जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा से, शकुओं के निवास की कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा से। और नागों के निवास की पुष्टि कैसे होती है, बहुत सारे जो नाग मंदिर हैं कुमाऊं में, बहुत सारे नाग मंदिर हैं, जैसे बेरी नाग हो गया पिथौरागढ़ में, धौली नाग, वासुकी नाग, काली नाग, खरहरी नाग, पिंगल नाग, ये सभी नागों के निवास की पुष्टि करते हैं। नागवंश भी था ना एक यहाँ, ठीक है, इतना भी याद हुआ। यक्षों के निवास की पुष्टि जाखन देवी मंदिर, शकुओं के निवास की पुष्टि कटारमल सूर्य मंदिर, नागवंश की पुष्टि नाग मंदिर है जो उनसे। चलो अब हम देखते हैं प्रमुख लेख। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण लेख भी मिले हैं। जो राजवंश रहे उनके जो सम्राट थे उन्होंने यहाँ कई लेख भी खुदवाए। उनमें से सबसे प्रमुख लेख है कालसी लेख। कालसी लेख जरूर से याद करना है आपको, इतने बेहतर तरीके से मैंने आपको ये प्रोवाइड कराए हैं, कोई माथापच्ची नहीं करनी है। किताब में तो फिर डिसकंटिन्यूटी बहुत आ गई है ना, तो आप इसे आप प्रेफर कर सकते हैं। जिसने पहले से पढ़ा है रिवाइज करिए, जिसने नहीं पढ़ा है नोट डाउन करिए। कालसी लेख अशोक का 257 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व की बात चल रही है, यानी जब पहला सन होगा उससे भी 257 साल पहले की बात होगी। तो कालसी लेख किसका है ये याद करिए, सबसे पहले अशोक का है और 257 ईसा पूर्व। कहाँ है कालसी, कहाँ है, देहरादून में है। आए जिसको पता नहीं था लिख लो साइड में। और इसकी भाषा क्या है, भाषा है पाली, लिपि है ब्राह्मी। ध्यान रखिए, भाषा और लिपि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भाषा क्या है, पाली भाषा है, और लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि। इतना याद रखिए। जो छुपा हुआ क्वेश्चन की बात करता हूँ जो नहीं पढ़ते हैं वो ये है, इसमें अशोक ने किस चीज़ के बारे में बताया है, चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया है, अहिंसा के बारे में और चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया। तो याद करिए क्या क्या याद किया। अशोक का है 257 ईसा पूर्व, पाली भाषा, ब्राह्मी लिपि, चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया है। इस लेख में निवासियों को क्या कहा गया है, पुलिंद कहा गया है, और इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, अपरांत कहा गया है। बस इतना ही याद करने से, निवासियों के लिए पुलिंद वर्ड है और क्षेत्र को कहा गया है अपरांत। कर लिया याद, पांचों चीजें याद हो गई, अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। अन्य लेख जो मिलता है वो है राजकुमारी ईश्वरा का लेख। राजकुमारी ईश्वरा का एक लेख मिलता है हमें। ये कहाँ से मिलता है फिर, यह है लाखामंडल का लेख, लाखामंडल से मिलता है। लाखामंडल कहाँ है, ये भी देहरादून में ही। इसमें क्या कहा गया है कि जो ये यमुना उपत्यका, यमुना बहती है ना वहाँ, तो यमुना उपत्यका यानी इस लाखामंडल वाले एरिया में यदुओं का शासन था। हमें सिर्फ इतना आएगा कि में यदुओं की जानकारी किस लेख से मिलती है, तो राजकुमारी ईश्वरा के लेख से। राजकुमारी ईश्वरा का लेख कहाँ से मिला है, लाखामंडल से। और नहीं ऐसे ही क्वेश्चन, बस 3 ही बिंदु याद, राजकुमारी ईश्वरा का लेख, लाखामंडल से और यदुओं का शासन। हो गया है, आगे पढ़ें। अब कुछ महत्वपूर्ण लेख हैं जो उनके आर्किटेक्चर के हिसाब से बांटे गए हैं। कुछ है मूर्ति पीठिका लेख, मूर्तियों की पीठ पर लिखे गए हैं जो वो लेख। तो कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं एक देवलगढ़ से, एक कुलसारी से। जिनको ये स्थल कहाँ है पता नहीं है, साइड में लिख लो, कहीं ना कहीं काम आएगा। देवलगढ़ है पौड़ी में, कुलसारी है चमोली में, लिख लिया। तो मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं देवलगढ़ और कुलसारी से।
फिर अन्य है त्रिशूल लेख। त्रिशूल यानी उसकी आकृति आर्किटेक्चर के हिसाब से हम देख रहे हैं। त्रिशूल लेख में दो जगह से मिले, एक गोपेश्वर से और एक बाड़ाहाट से। तो गोपेश्वर कहाँ है? चमोली में है। बाड़ाहाट कहाँ है? उत्तरकाशी में है। बाड़ाहाट में जो राजा गुह का अभिलेख मिलता है ना, आगे पढ़ेंगे हम इसे। तो त्रिशूल लेख गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। फिर अन्य ईंट पर उत्कीर्णित लेख। ईंटों पर जो उत्कीर्ण किए गए लेख हैं वो हैं एक तो नैनीताल से और एक बाड़वाला से। बाड़वाला कहाँ है? देहरादून में है। ईंट पर उत्कीर्ण लेख कहाँ से मिले हैं? नैनीताल से और बाड़वाला से। चलो इतना भी हो गया, याद करने हैं हाँ ये, क्योंकि यही छुपे हुए क्वेश्चन है। केवल कालसी अभिलेख याद करके हर एग्जाम में तो वो नहीं पूछेगा ना, कहीं तो ये भी फिर जब याद नहीं किया जाएगा तो आप कहेंगे कठिन था, याद होगा तो सरल था। ठीक है, चलो ईंट पर उत्कीर्ण लेख नैनीताल और बाड़वाला से। अन्य लेखों की बात की जाए तो जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं, हमें पता है उत्तराखंड में कुषाण वंश का भी शासन रहा कुछ समय तक, कनिष्क के काल में। तो उनके लेख कहाँ से मिले हैं? उनके लेख मिले हैं मुनि की रेती से, जो ऋषिकेश, देहरादून या टिहरी वाले इलाके में, और शुमाड़ी से जो पौड़ी में है। तो कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं मुनि की रेती और शुमाड़ी से। और एक मोरध्वज स्तूप है। सबसे पहले तो मोरध्वज किसका नाम है? कोटद्वार का नाम है। जो पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार है ना, उसे ही मोरध्वज कहते हैं। तो मोरध्वज से किस सदी का लेख मिला है, ये बनेगा क्वेश्चन। या फिर तीसरी सदी का लेख कहाँ से मिला है? वो तो मोरध्वज से। तो तीसरी सदी का लेख मिला है यहाँ से, मोरध्वज से। ठीक है, इतना भी याद किया। अब जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख था, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर मैंने शामिल करी हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले गोपेश्वर में त्रिशूल लेख किसने खुदवाया? वो 6वीं से 7वीं सदी के आसपास जो गणपति नाग था, नागवंशों में गणपति नाग था, उसके द्वारा खुदवाया गया। इसमें 4 नाग राजाओं का उल्लेख भी किया गया, असुनाग, विभुनाग, स्कंदनाग और गणपति नाग। ये मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, बाद में जब स्पेसिफिकली इस चैप्टर को पढ़ेंगे फिर बताऊंगा मैं। ठीक है, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख 6वीं 7वीं सदी में गणपति नाग द्वारा लिखा गया। फिर 12वीं सदी में जो अशोक चल्ल था, नेपाल का राजा, उसने आक्रमण किया और इसका नाम भी इस लेख में लिखवाया गया है। तो 6वीं 7वीं सदी में गणपति नाग द्वारा, 12वीं सदी में अशोक चल्ल द्वारा। कौन सा? गोपेश्वर का त्रिशूल लेख। ठीक है, अब देखते हैं जो कार्तिकेयपुर वंश, अब उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश, उसके लेख कहाँ कहाँ से मिले। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 4 जगह से मिले हैं तो ऑप्शन में देंगे, और कहाँ से नहीं मिला है या फिर कहाँ कहाँ से मिले हैं, ऐसे क्वेश्चन बने। तो ये चारों स्थल आपको याद रखने हैं। यहाँ से कार्तिकेयपुर राजाओं के लेख मिले हैं। ये हैं पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ। इन 4 जगह से, अब इसमें भी राजाओं को स्पेसिफिकली डिवाइड किया, जैसे बैजनाथ बागेश्वर से भूदेव का मिला है, पांडुकेश्वर से ललित सूरदेव का मिला है। अब ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले इन 4 स्थलों को ही याद करें। कार्तिकेयपुर राजाओं के लेख मिले हैं 4 जगह से, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत एंड देन बैजनाथ। ठीक है, चलो अब देखते हैं ऐतिहासिक कालक्रम। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कुणिंद वंश, जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। फिर कार्तिकेयपुर राजवंश, जो प्रथम ऐतिहासिक शक्ति थी। देन कत्यूरी शासक, यहाँ पर तक आज शामिल किया गया है। फिर चंदवंश, परमार वंश, जो पंवार वंश था, या फिर आधुनिक भारत, ये सब बाद में अगली वीडियोज़ में मैं लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ऐतिहासिक कालक्रम को देखें। ऐतिहासिक कालक्रम में उत्तराखंड में सबसे पहले उल्लेख आता है कुणिंद राजवंश का। ये उत्तराखंड में पहली राजनीतिक शक्ति थी जिसने एक मजबूत तरीके से उत्तराखंड में शासन स्थापित किया। कुणिंद राजवंश की बात की जाए, यह प्रथम राजनीतिक शक्ति है और किसके अधीन थी? मौर्यों के अधीन थे, क्योंकि हमने देखा है 2 से 3 ईस्वी पूर्व इसका शासन था। तो उस दौरान कौन थे भारत में? मौर्य ही थे, तो मौर्यों के ही अधीन ये थे। और इसमें सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो था अमोघ भूति। कौन? अमोघ भूति। तो क्या क्या याद करना है? प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिंद, मौर्यों के अधीन कुणिंद, अमोघ भूति सबसे शक्तिशाली शासक था। अब इतना तो याद किया। अब एक चीज़ और याद कर लीजिए, जो कुणिंद राजवंश है ना, इसकी जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली हैं? अल्मोड़ा से मिली हैं। अल्मोड़ा में कुणिंद राजाओं मुद्राओं मिली हैं। इनमें 4 राजाओं का उल्लेख आता है, ये जरूर से याद करिएगा, क्योंकि कभी भी पूछेगा कि चारों ऑप्शन में देगा, 3 देगा ऑप्शन में, एक कहीं बाहर का डाल देगा, कहेगा कौन नहीं था शामिल। तो इसलिए ये 4 भी आपको याद करना। जो इन नोट्स में मैंने शामिल किया है ये आपको जरूर से करने हैं। अगर ईमानदारी पूर्वक करोगे, मैं जितनी भी क्लासेस लाऊंगा तो उत्तराखंड में आप बहुत इंप्रूव कर पाओगे, मतलब मेरे लिहाज से। ठीक है, तो देखिए अल्मोड़ा में कुणिंद मुद्राओं पर 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। एक है आसेक, एक है गोमित्र, एक है शिवदत्त और एक है हरदत्त। तो 4 राजाओं के नाम याद रखने हैं। कुणिंद राजा हैं ये। कौन कौन? आसेक, गोमित्र, शिवदत्त और हरदत्त। आसेक, गोमित्र, शिवदत्त और हरदत्त, यहीं पर याद करिए। अब देखिए कुणिंद राजवंश के बाद उत्तराखंड पर आते हैं शक। जो शक लोग थे ना, वो आते हैं कुणिंदों के बाद, शकों का अधिकार। और हमने पढ़ा था शकों का पुष्टि कौन करता है? जो कटारमल का सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में। यक्षों के निवास की पुष्टि कौन करता है? जल्दी बताइए, कमेंट में लिखिए। यक्षों के निवास की पुष्टि कौन करता है? ऊपर बताया है मैंने।
तो वो यहाँ कमेंट में लिखिए। वो शकों के बाद आते हैं यहाँ कुषाण। शकों के बाद आते हैं कुषाण, और कुषाणों के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? ऊपर क्या पढ़ा था हमने? कुषाणकालीन मुद्राएं दो जगह से मिली, एक मुनि की रेती से, एक शुमाड़ी से। तो कुषाणों के जो अवशेष मिलते हैं हमें, जो भी उन्होंने बनाया था आर्किटेक्चर, वो मिलते हैं 3 जगह से। एक तो वीरभद्र से, जो ऋषिकेश का पुराना नाम है, गोविषाण से, जो काशीपुर का पुराना नाम है, और मोरध्वज से, जो कोटद्वार का पुराना नाम। ये 3 स्थल जरूर से याद करते हैं जहाँ से कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। कौन कौन? वीरभद्र ऋषिकेश वाला, गोविषाण काशीपुर वाला, मोरध्वज कोटद्वार वाला। कर लेंगे ये 3 स्थल। कभी भी कुषाण से संबंधित स्थल आएंगे, वीरभद्र, गोविषाण, मोरध्वज, और अंत में डाल देगा बाड़ाहाट। अब कौन नहीं है कहेगा, तो बाड़ाहाट नहीं, ये 3 ही है। ठीक है, चलो इतना भी याद हुआ आपको। इसके बाद कुछ तथ्य लिखिए। देखिए, एक बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका है। कहाँ है? मैंने अभी बताया था, बाड़ वाला कहाँ है? देहरादून में है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बाड़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने किया? तो सीलवर्मन नामक राजा ने किया, और 3री सदी में किया था। किसने किया? सीलवर्मन नामक राजा ने 3री सदी में किया था। ठीक है, ये भी याद हुआ। अगला तथ्य है भैंसांग 634 ईस्वी में आया था। कहाँ? हरिद्वार। सबसे पहले सन याद करिए। भैंसांग भारत में आया था कब? हर्षवर्धन के काल में, 629 से 645 तक। तो उसी बीच ये हरिद्वार भी आया। कब आया? 634 ईस्वी में। और इसने क्या कहा पता है? हरिद्वार की माप बताई। क्या थी वो? 20 ली थी। ली एक चाइनीज माप की इकाई होगी कोई, तो उसने हरिद्वार को 20 ली बताया। इतना भी याद हुआ। अब हम, अच्छा है ना? कैसा लग रहा? नोट्स के साथ पढ़ने में सही लग रहा है या कैसा लग रहा? अपना फीडबैक जरूर से बताइए मुझे। ठीक है, और कमेंट और लाइक करते रहिए, शेयर भी करिए, अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, अब देखते हैं हम, और जितना याद किया है वो अभी याद करना है। इसके बाद केवल एक बार वीडियो को। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुर का पौरव वंश। ऊपर की सारी चीजें हमने याद करी, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुर के पौरव वंश के बारे में। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि पौरव वंश कहाँ का है? तो यह है ब्रह्मपुर का। पौरव वंश कहाँ का? ब्रह्मपुर। ये ब्रह्मपुर हरिद्वार वाला इलाका है, वहाँ का है। सबसे पहले इसके कुछ शासकों के नाम याद कर लीजिए, ताकि आप गैस कर सको कि कभी आए कि पौरव वंश से कौन से शासक थे। तो ये वर्मन वाले हैं ना, जो जैसे विष्णुवर्मन हो गया प्रथम, वृषवर्मन हो गया, अग्निवर्मन हो गया, ये सभी पौरव वंश के राजा थे। ठीक है, कौन कौन? विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन और अग्निवर्मन। खास बात यह है कि जब ब्रह्मपुर का शासन था ना, ब्रह्मपुर में पौरव वंश का शासन था ना, इसी काल में उत्तराखंड पर कुछ बाह्य आक्रमण भी हुए। यह आपको याद रखना है किसने किया। एक तो किया चौहान नरेश, जो विग्रह राज है। ये विग्रह राज नाम जरूर से याद करिए, एग्जाम में बनेगा कि किस चौहान नरेश ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया? किसने? विग्रह राज ने। और तोमर राजाओं ने आक्रमण किए। ये छिपे हुए क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूं ना, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, वो यही है। विग्रह राज याद करिए और तोमर राजाओं द्वारा याद करिए। तो ब्रह्मपुर का पौरव वंश था, इसके शासकों के नाम हमने देखे। इस काल में उत्तराखंड पर बाह्य आक्रमण हुए, जैसे चौहान नरेश, विग्रह राज ने किया, तोमर राजाओं ने किए। ठीक है, चलो इतना भी हुआ। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश जिसे हम कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण शासन इसी के काल में हम जो उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहते हैं, वो भी कार्तिकेयपुर राजवंश के काल को ही कहा जाता है। तो इस समझना भी, और इतने अच्छे तरीके से मैंने प्रस्तुत किया है ना इन्हें, आपको तीनों परिवार आसानी से याद हो जाएंगे, पता है। तो आप इन्हें एप्रिसिएट भी करिए, थोड़ा थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ाइए। ठीक है, कमेंट करिए और लाइक करिए। कार्तिकेयपुर राजवंश की बात की जाए तो इसने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। 300 वर्षों तक शासन किया। कब से? 700 से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश ने लगभग 300 तक किया, और इसे उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। प्रथम राजनीतिक शक्ति तो कुणिंद थे, लेकिन प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। ठीक है, इतना भी हुआ। सबसे पहले हम इसकी राजधानी देखते हैं, तो वो थी जोशीमठ में। चमोली के जोशीमठ में इनकी राजधानी थी, लेकिन बाद में इन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर दी। कहाँ? बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक एक स्थान में। पहले थी जोशीमठ में, उसके बाद बनाई जो बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर वाला इलाका है वहां। ठीक है, इसमें 3 परिवारों ने शासन किया, 3 ग्रुप बन गए, उन्होंने शासन किया इन 300 वर्षों के दौरान। तो अब हमें उन्हीं को याद करना है। प्रथम परिवार, द्वितीय परिवार और तृतीय परिवार। हर परिवार में 4 राजा हैं। चारों को मैंने शामिल किया है एक बेहतर चरणबद्ध रूप से, आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो देखिए, प्रथम परिवार की बात करें। प्रथम परिवार, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बसंत देव ने। जो पहला राजा होगा उसी ने करी होगी ना स्थापना। तो प्रथम परिवार था इसका, जिसकी स्थापना करी बसंत देव ने। और जो भी इन्होंने काम किए वो भी मैंने इनके सामने ही लिखे। इससे एक ही बात याद रखना है, स्वर्णेश्वर नामक ग्राम को दान दिया। इसने स्वर्णेश्वर नामक एक ग्राम था ना, उसे कुछ दान में दिया।
क्या पता पूछ ले कि स्वर्णेश्वर नामक गांव को किसने दान दिया, तो बसंत देव ने दिया। ठीक है, इतना ही। इसके बाद क्या हुआ, जो कश्मीर का राजा था एक ललितादित्य था, उसने आक्रमण किया यहाँ। तो फिर उसके बाद खरपरदेव शासन में आ गया और इसने स्थापित किया खरपरदेव वंश। इसी कार्तिकेयपुर वंश के अंदर चल रहे हैं हम, बसंत देव, उसके बाद खरपरदेव। खास बात यह है कि कश्मीरी राजा ललितादित्य का आक्रमण हुआ था इसके काल में। फिर खरपरदेव का पुत्र आया कल्याणराज। इसके कोई खास बात नहीं थी, जो भी किताब में इसके लिए जो परीक्षावाणी से मैंने नोट्स बनाए हैं अभी, उसमें इसके बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ दिया नहीं था। तो कल्याणराज तीसरा राजा। फिर अंतिम राजा था प्रथम परिवार का, वो था त्रिभुवन राज। इस प्रथम परिवार को खरपरदेव वंश भी कहते हैं। तो इसका अंतिम प्रथम तो था बसंत देव, अंतिम था त्रिभुवन राज था अंतिम। त्रिभुवन राज की खास बात यह है कि एक तो यह अंतिम शासक था और किरातों से संधि करी थी इसने। यह है छुपा हुआ क्वेश्चन, किरातों से संधि किसने की। तो देखिए रिवाइज करते हैं। प्रथम परिवार खरपरदेव वंश में बसंत देव, जिसने स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया। फिर खरपरदेव, जिसने कश्मीरी राजा ललितादित्य ने आक्रमण किया तो इसने सत्ता हासिल करी। फिर इसका पुत्र कल्याणराज, फिर उसका पुत्र त्रिभुवन राज, जो अंतिम शासक था खरपरदेव वंश का और किरातों से संधि करी। प्रथम परिवार याद हुआ, बसंत देव, खरपरदेव, कल्याणराज और त्रिभुवन राज। ऐसे ही तीनों परिवार में आपको याद कराऊंगा। अब आते हैं द्वितीय परिवार के साथ। द्वितीय परिवार को कहते हैं हम निम्बर वंश। हुआ क्या, जो बंगाल के पाल लोग थे उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने आक्रमण किया तो फिर सत्ता आ गई निम्बर के पास। इसने स्थापित किया निम्बर वंश। तो पहले वंश के बाद दूसरा वंश क्या है, निम्बर वंश है। खास बात क्या है इसकी, इसने पालों से संधि कर दी। वहां से पाल जिन्होंने आक्रमण किया था, पालों से संधि कर दी, तो इसने सत्ता हासिल कर ली। एक तो इसकी खास बात है, इसने पालों से संधि की, छिपा हुआ क्वेश्चन ये है। और जागेश्वर में जो विमान होते हैं, विमान मतलब जो मंदिर के ऊपर ऐसे गोल सा बना रहता है ना, ऐसे मंदिर है ये, इसके ऊपर में गोल सा बना है जो, उसे कहते हैं विमान। तो जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने किया, निम्बर ने किया। इतना भी है। पहला निम्बर वंश द्वितीय परिवार, उसका पहला शासक था निम्बर। पालों से संधि की इसने और जागेश्वर में विमानों का निर्माण किया। फिर आता है निम्बर का ही पुत्र ईष्टगण। इसमें भी 4 शासक हैं ईष्टगण। इसकी खास बात यह है, इसने जागेश्वर में जो नौ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी मंदिर है, लकुलीश मंदिर है, नटराज मंदिर है, इन सब का निर्माण किया ईष्टगण। क्या था, निम्बर का पुत्र ईष्टगण। उसने क्या क्या किया, जागेश्वर में कुछ मंदिर बनाए। कौन कौन से, नौ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी हो गया, लकुलीश हो गया और नटराज मंदिर हो गए। चलो, अब ईष्टगण का पुत्र फिर आता है ललित सूरदेव। ललित सूरदेव, इसका ताम्रपत्र कौन सा है पता है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। कभी पूछ ले कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किसका है, तो ललित सूरदेव का है। ठीक है, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे बराह के अवतार के समान बताया गया। यानी कलिक जो पंख धरती है उस पर एक बराह अवतार के समान बताया गया है इसे। तो निम्बर, ईष्टगण, देन ललित सूरदेव, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में से बराह अवतार के समान बताया गया। फिर अंतिम था जो, वो था ललित सूरदेव का पुत्र भूदेव, चौथा शासक निम्बर वंश का। ये निम्बर वंश का अंतिम शासक था, याद करिएगा। और ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। पूछेगा बौद्ध धर्म का विरोधी कौन सा शासक था, तो भूदेव था। और इसने बैजनाथ मंदिर, जो बागेश्वर में बैजनाथ मंदिर है ना, उसका निर्माण किया भूदेव ने। हुए याद, दूसरा वंश भी हुआ याद। क्या क्या थे, निम्बर, दूसरा कौन था ईष्टगण, तीसरा कौन था ललित सूरदेव, चौथा कौन है भूदेव। पहले के कौन थे, पहले वंश के बसंत देव। फिर बसंत देव के बाद बताइए, बसंत देव पहला था, उसके बाद चारों जो शासक थे, खरपरदेव वंश की, फिर कल्याणराज, फिर त्रिभुवन राज। ये 4 प्रथम के। फिर द्वितीय के निम्बर, ईष्टगण और ललित सूरदेव और भूदेव। भूदेव के बारे में पता, निम्बर वंश का अंतिम शासक था, बौद्ध धर्म का विरोधी था और बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया इसने। इतना भी याद हुआ। अब हम आते हैं तीसरे परिवार की ओर। तो इसका तीसरा परिवार है, उसे हम कहते हैं सलोड़ादित्य वंश। तृतीय परिवार है सलोड़ादित्य वंश। सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की, इच्छरदेव ने की। चलो बस इतना ही याद करें। अब इसके चारों राजा याद करना, इसमें कुछ खास काम इनके याद नहीं करने हमने। दूसरा था उसके बाद देसठ देव, तीसरा था पद्मदेव, अंतिम था सुभिक्ष राजदेव। याद कर रहे हो, इच्छरदेव संस्थापक, फिर देसठ देव, फिर पद्मदेव, फिर सुभिक्ष राजदेव जो अंतिम था। तो तृतीय परिवार सलोड़ादित्य वंश याद हो गया हमें, इच्छरदेव, देसठदेव, पद्मदेव, सुभिक्ष राज। पहला वंश खरपरदेव वंश, दूसरा निम्बर वंश, तीसरा सलोड़ादित्य वंश। तीनों परिवार हमें याद हो गए, 4 राजा याद हो गए। ठीक है, अब हम कुछ कार्तिकेयपुर राजाओं के बारे में जान लेते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश था जो, तो इसके राजा जो उपाधि रखते थे अपने पास, वो था गिरिराज चक्र चूड़ामणि। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कार्तिकेयपुर राजाओं की उपाधि क्या थी,
तो क्या थी? गिरिराज चक्र चूड़ामणि। या फिर पूछेगा गिरिराज चक्र चूड़ामणि किसकी उपाधि थी? तो कार्तिकेयपुर राजाओं की थी। याद हो गया। और जो कार्तिकेयपुर शासन था ना 700 से 1000 ईस्वी तक, 300 वर्षों तक, तो इसी दौरान शंकराचार्य जी भी आए थे। शंकराचार्य जी भी उत्तराखंड में कब आए? कार्तिकेयपुर राजाओं के काल में। और इसी कार्तिकेयपुर वंश के काल में ही उन्होंने अपना शरीर भी त्यागा था। और कहाँ त्यागा था? केदारनाथ में त्यागा था। कब त्यागा था? 820 में त्यागा था। और उस दौरान शासक कौन था? इष्टगण। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना कि शंकराचार्य जी ने शरीर त्याग किस राजा के काल में किया? तो इष्टगण के काल में। इष्टगण कौन सा था? जो निम्बर वंश है, निम्बर का पुत्र इष्टगण, उसी के काल में 820 में शंकराचार्य जी ने शरीर त्यागा केदारनाथ में। याद हुआ इतना? अच्छी बात है। अच्छा लग रहा होगा मुझे जहाँ तक है नोट्स के साथ आपको पढ़ते हुए, तो आप इसे जरूर से सहयोग अप्रिशिएट करिए। अगर आपका फीडबैक सही रहेगा तो मैं आगे से भी ऐसे ही उत्तराखंड की वीडियोस लाते रहूँगा। ठीक है, चलो ये हमारा हुआ कार्तिकेयपुर वंश समाप्त। अब इसके बाद आता है कत्यूरी वंश। कत्यूरी वंश, ठीक है। कार्तिकेयपुर और कत्यूरी अलग है। कार्तिकेयपुर राजवंश तो एक प्रथम ऐतिहासिक राजवंश जिसमें 3 परिवार। फिर आता है कार्तिकेयपुर शासक। कार्तिकेयपुर राजाओं के बारे में आता है। तो कार्तिकेयपुर शासकों की बात की जाए तो इसमें एक आसंतिदेव राजवंश था। कत्यूरी शासकों में एक आसंतिदेव राजवंश था जिसकी स्थापना की आसंतिदेव ने। ठीक है, कत्यूरी राजाओं में आसंतिदेव वंश जिसकी स्थापना आसंतिदेव ने करी। इसकी पहली राजधानी तो थी जोशीमठ में, वही चमोली वाली, लेकिन बाद में इसने राजधानी अपनी कर दी रणचूला कोट में। पहली राजधानी थी जोशीमठ में, बाद में इसने राजधानी कर दी रणचूला कोट में। और ये रणचूला कोट कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, रणचूला कोट, इतना भी याद हुआ। अब हमें इसका अंतिम शासक याद कर लेते हैं। कत्यूरी शासक था ना जो, जिसमें आसंतिदेव वंश हमने पढ़ा, इसका अंतिम शासक था ब्रह्मदेव, जिसे वीरमदेव भी कहते हैं। ब्रह्मदेव या वीरमदेव कहते हैं। अत्याचारी शासक था बलिए। जब 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था तो उसने इसे हरा दिया था। ठीक है, इतना ही याद कर। आसंतिदेव वंश का पहला आसंतिदेव, अंतिम ब्रह्मदेव। चलो इतना भी याद हुआ। अब देखिए जो कत्यूरी काल था, इसी दौरान कुछ आक्रमण भी हुए। यहाँ 1191 में अशोक चल्ल ने किया, पढ़ा था हमने वहाँ। कहाँ? जब हमने गोपेश्वर का त्रिशूल लेख पढ़ा। पहला गणपति नाग 6वीं 7वीं सदी में, फिर 12वीं सदी में अशोक चल्ल। 1223 में किया कराचल देव ने आक्रमण। बस ये सन याद रखने और राजा का नाम याद रखना है बस। 1191 में आक्रमण किया अशोक चल्ल जो नेपाल वाला था। 1223 में आक्रमण किया कराचल देव ने, जो ये भी और परमार वंश। और जो टिहरी रियासत थी जिसमें हम 5 शासकों को पढ़ते हैं, सुदर्शन शाह से लेकर जो अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह, वहाँ तक आज के सभी नोट्स मैंने शामिल किए हैं। आज बेहद अच्छे नोट्स हैं और इनका मुख्य मकसद यही है कि जिसको समझ नहीं आता उसे जल्दी समझ आ जाए। और जिस प्रकार मैं नोट्स बना रहा हूँ शायद आपको इससे याद करने में भी मदद मिले। तो आज यही सब शामिल है, चंदवंश, परमार वंश और जो टिहरी रियासत के 5 शासक हैं उनके बारे में। अधिक समय व्यर्थ न करते हुए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुमाऊं का जो चंद राजवंश है, कुमाऊं का चंद राजवंश। तो अभी तक हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कुनिंद वंश से लेकर हमने फिर कार्तिकेयपुर राजवंश को पढ़ा, उसके बाद कत्यूरी राजवंश को पढ़ा। कत्यूरी राजवंश के बाद हमने जो ब्रह्मपुर का पौरव वंश था उसको भी देखा। अब आज हम उसके बाद जो 14वीं सदी से, मतलब इससे भी पहले से सोमचंद्र द्वारा तो 900 सदी में ही कर लिया गया था, लेकिन जब इसका एक सशक्त शक्ति के रूप में यह 14वीं सदी के आसपास से उभरनी शुरू हुई, तो हम कुमाऊं के चंद राजवंश को ही पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने यहाँ शामिल किए हैं। सर्वप्रथम देखें तो कुमाऊं का जो चंद राजवंश था, इसकी स्थापना जो सोमचंद्र ने करी थी राजबुंगा किले में चंपावत के, तो इसकी राजधानी है चंपावत। सबसे पहले इसकी राजधानी थी चंपावत में। फिर 1563 ईस्वी के आसपास जो बालो कल्याण चंद है उसने राजधानी स्थानांतरित करी अल्मोड़ा में, तो सबसे पहले चंपावत में। और उसके बाद याद ये रखना है कि चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी कब आई और किसके द्वारा लाई गई, तो 1563 में आई और बालो कल्याण चंद द्वारा लाई गई। ठीक है, इसके बाद जो हमारे जो सबसे शक्तिशाली शासकों में हम गिनते हैं चंदू में, एक तो गरुड़ ज्ञान चंद है और एक बाज बहादुर चंद है। बाज बहादुर चंद की बात की जाए तो इसने जो तिब्बत से होने वाले आक्रमण हैं उनका सामना किया और सफलतापूर्वक सामना किया, उन्हें रोकने में ये सफल रहे। तो बाज बहादुर चंद के साथ क्या तथ्य जुड़ता है, इन्होंने तिब्बती आक्रमणों का सामना किया। फिर एक अन्य चंद राजा है जो कल्याण चंद चतुर्थ हैं। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो मतलब इनका जब शासन कितना रहा, 1730 से 1748 तक, 18 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। याद रखने वाली बात यह है कि रोहिलों का आक्रमण, जो रोहिले हैं ना, उनका आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से।
रोहिलू का आक्रमण कल्याण चंद्र चतुर्थ के काल में हुआ था और कुमाऊं में तो चंदवंश है, इसी के पैरेलल जो गढ़वाल है वहां परमार वंश अस्तित्व में था। तो जो तब परमार वंश के शासक कौन थे? प्रदीप शाह थे, और प्रदीप शाह ने कल्याण चंद्र चतुर्थ की मदद करी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि रोहिलू का आक्रमण सबसे पहले कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय, उस दौरान परमार शासक कौन था? प्रदीप शाह था, और प्रदीप शाह ने मदद करी थी किसकी? कल्याण चंद्र चतुर्थ। इतना याद रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं राजा रुद्रचंद से संबंधित कुछ तथ्य। राजा रुद्रचंद की बात की जाए तो सबसे पहले तो इसका हम कार्यकाल देखने का प्रयास करते हैं कि कब से कब तक इन्होंने शासन किया। इनका शासनकाल है 1565 से 1597 तक। आप जो महत्वपूर्ण राजा हैं, जो भी शासक हैं, उनके कार्यकाल को याद करने का प्रयास करें, क्योंकि उनसे कई बार क्वेश्चन इनडायरेक्टली हम कनेक्ट करने में सफल होते हैं। अभी ये केवल ओवरव्यू जो परीक्षावाणी है उसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो डिटेल्ड मैं सभी राजाओं के बारे में हम जब आगे से एक डिटेल्ड सीरीज शुरू करेंगे तब मैं पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। राजा रुद्रचंद की बात की जाए तो 1565 से 1597 तक इन्होंने शासन किया। ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन रहे थे ये, क्योंकि अकबर का शासनकाल भी हम पढ़ते हैं 1556 से 1605 तक। और इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना करी है। इन्होंने 4 ग्रंथों की भी रचना करी। वो थे त्रैवैणिक धर्म निर्णय, जो समाज में एक सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए त्रैवैणिक धर्म निर्णय लिखी, ययाति चरित्रम लिखी, उषा रागगोदय लिखी, और शयनिक शास्त्र लिखी जो पक्षी आखेट पर आधारित थी। तो राजा रुद्रचंद्र के 4 किताबें हमें याद रखनी है, त्रैवैणिक धर्म निर्णय, ययाति चरित्रम, उषा रागगोदय और शयनिक शास्त्र जो पक्षी आखेट पर थी। तो इतना तो आपको रुद्रचंद्र से याद रखना ही है। चलो, इतना हुआ। अब हम चंदों की कुछ अन्य चीजें देखें तो जो अभी हम देखते हैं भूमि निर्धारण का कार्य किया जाता है ना, जो भूमि को मापना, उसके अभिलेख संरक्षित करना, और जो ग्राम प्रधान हम आजकल भी हम देखते हैं, इनकी नियुक्ति की परंपरा चंदू के काल में ही शुरू हुई थी। कितना महत्वपूर्ण तथ्य है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति की परंपरा कहें या फिर भूमि निर्धारण के कार्य की बात करें तो ये चंदू के काल में ही हम देखते हैं, ठीक है। अब अंतिम चंद शासक कौन था? अंतिम चंद शासक था महेंद्र चंद। अंतिम चंद शासक जो था वो था महेंद्र चंद, और इसी के काल में अब गोरखाओं ने आक्रमण किया और कुमाऊं पर अपनी विजय प्राप्त करी, और कुमाऊं में गोरखा शासन प्रारंभ होता है। तो महेंद्र चंद अंतिम चंद शासक था। इसी के काल में 1790 में हवालबाग में जो युद्ध हुआ था उसमें गोरखाओं द्वारा यह पराजित हो गया। तो याद हुआ इतना। चंद्रवंश का एक अच्छा ओवरव्यू आपको मिल गया होगा जितना हमें किताबों में दिया है इसमें। तो महेंद्र चंद अंतिम चंद शासक था। 1790 में इसे गोरखाओं ने पराजित किया हवालबाग के युद्ध में, ठीक है। अब हमारा अगला मुद्दा है जो कुमाऊं में प्रमुख किले, कुछ कुमाऊं में किले निर्मित किए गए हैं, वो किसके द्वारा किए गए हैं, अब हम उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। कुमाऊं में किलों की बात की जाए तो एक सबसे पहले जो है वो खगमरा किला है। खगमरा किला, तो इसकी स्थापना किसने की? खगमरा किला है जो इसकी स्थापना करी भीष्मचंद द्वारा। खगमरा किले की स्थापना भीष्मचंद ने करी, और इसने अल्मोड़ा की नींव भी रखी। भीष्मचंद जो था उसने अल्मोड़ा की नींव रखी। बाद में राजधानी स्थानांतरित करेंगे हमारे बालो कल्याण चंद जी, ठीक है। तो भीष्मचंद ने खगमरा किला बनाया और अल्मोड़ा, जिसे आलमनगर भी कहते हैं, उसकी नींव रखी। फिर आते हैं बालो कल्याण चंद जी। इन्होंने लाल मंडी किले की स्थापना की। लाल मंडी किला जिसे फोर्ट मायरा भी कहा जाता है ना, उसकी स्थापना करी बालो कल्याण चंद जी ने। और साथ ही इन्होंने जो नेला पोखर का किला है, नेला पोखर किला है ना, उसकी भी स्थापना करी। तो बालो कल्याण चंद से हमें 2 किले याद रखने हैं, एक लाल मंडी का किला और एक नेला पोखर का किला, ठीक है। इसके बाद हम राजा रुद्रचंद्र को देखते हैं। राजा रुद्रचंद्र, जिसके बारे में हमने ऊपर भी कुछ पढ़ा, तो इनसे भी 2 तथ्य हमें याद रखने हैं। पहला जो मल्ला महल है, ये सभी अल्मोड़ा में बने हैं। मल्ला महल जिसमें इन्होंने रामशिला मंदिर की स्थापना करी। तो मल्ला महल की स्थापना रुद्रचंद, जिसमें इन्होंने रामशिला मंदिर की स्थापना करी, प्लस इन्होंने रुद्रपुर नगर बसाया। रुद्रपुर नगर बसाया जो कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। तो 2 फैक्ट हम यहाँ से भी याद करेंगे, रुद्रपुर नगर, कल्याणी नदी, रुद्रचंद। इसके बाद आते हैं राजा उद्योतचंद। इनसे भी 2 किलों को हमें याद रखना है। पहला है तल्ला महल और रंग महल। तल्ला महल और रंग महल ये दोनों अल्मोड़ा में किसने स्थापित किए? उद्योतचंद ने। तल्ला महल और रंग महल, ठीक है। फिर जो अन्य हम देखते हैं वो है कल्याण चंद्र चतुर्थ। कल्याण चंद्र चतुर्थ, जिसके समय हमने ऊपर देखा कि रोहिलू का आक्रमण हुआ, 1730 से 1739 तक इनका शासनकाल था। तो इन्होंने अपने काल में चौमहला महल की स्थापना करी, जो ये भी अल्मोड़ा में। तो हमने सभी चंदू राजाओं के महत्वपूर्ण देखे। सबसे पहले भीष्मचंद का देखा खगमरा किला, बालो कल्याण चंद का देखा लाल मंडी किला और नेला पोखर किला।
रुद्रचंद का देखा मल्ला महल, उद्योग चंद का देखा तल्ला महल और रंग महल, कल्याण चंद्र चतुर्थ का देखा चौमहला। ठीक है, इतना तो याद हुआ ना। अब हम देखते हैं कुछ अन्य किले जो अल्मोड़ा से बाहर स्थापित हुए। एक तो था राजबुंगा किला। राजबुंगा किला यह चंपावत में है और मैंने आपको बताया कि सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना यहीं से की, राजबुंगा किले से। तो इतना भी याद रखना है, राजबुंगा किला पहली बार चंपावत में है और किसने बनाया? सोमचंद ने बनाया। और एक नेथड़ा किला मिलता है, एक नेथड़ा किला मिलता है जो अल्मोड़ा में है और गोरखा कालीन है। नेथड़ा किले की बात की जाए तो अल्मोड़ा में हो और गोरखा कालीन है। ठीक है, ये भी हमें याद हो। और चंपावत में 3 अन्य किले भी हैं, उनकी बात करें हम तो एक तो सिरमोही का किला है, एक सिरमोही का किला है, एक बाणासुर का किला है जिसे हम मारकोट भी कहते हैं, और एक गौल्य चौड़ है। 3 चीज़ें चंपावत से भी याद रखनी। सबसे पहले तो हमने राजबुंगा किला देखा वहाँ, और सिरमोही किला, बाणासुर का किला जिसे मारकोट कहते हैं, और गौल्य चौड़, ये सभी चीज़ें भी चंपावत में हैं। ठीक है, तो इतना हमने चंद्रवंश के बारे में देखा, कैसे राजधानी चंपावत थी, फिर कैसे अल्मोड़ा आई, कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे, क्या उन्होंने स्थापना करी, क्या किले थे। एक अच्छा खासा आपको जानकारी चंद्रवंशी के यहाँ से मिल गई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं परमार वंश को, जिसे पंवार वंश भी कहा जाता है। तो कुमाऊं में तो हुआ चंद्रवंश और गढ़वाल में स्थापित हुआ परमार या पंवार वंश कहते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो सबसे पहली बात, इसकी स्थापना किसने करी? धार, जो गुजरात में है ना, धार गुजरात, उसका जो शासक था कनकपाल, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो परमार वंश की स्थापना कनकपाल द्वारा कब? 888 ईस्वी में, 888 ईस्वी में। ठीक है, चलो कहाँ? चांदपुरगढ़, जो चमोली में है ना, जिसका इस दौरान शासक भानु प्रताप था। तो इस दौरान भानु प्रताप चांदपुरगढ़ का शासक था। तो कनकपाल ने 888 में चांदपुरगढ़ चमोली में परमार वंश की स्थापना की। कनकपाल ने 888 में चांदपुरगढ़ चमोली। और कुल कितने राजा हुए फिर पंवार वंश में? कुल 60 राजा हुए, कुल 60 राजा हुए। और इनका शासन कब से कब तक था? 888 में तो स्थापित हुआ है, और जब तक इसका भारत में विलय नहीं हो गया 1 अगस्त 1949 तक, तब तक यह पंवार वंश ही अस्तित्व में था। सबसे लंबा शासन चला इनका। तो 888 से 1 अगस्त 1949 तक इन्होंने शासन किया। और महत्वपूर्ण बात याद करने की यह है कि पहले ये कार्तिकेयपुर राजाओं के सामंत थे। जो हमने कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ा था ना, जिसमें हमने 3 परिवार पढ़े, उनके ये सामंत थे। ठीक है, अब इसके प्रमुख शासकों की बात की जाए तो हमें एक महत्वपूर्ण शासक मिलता है अजयपाल। अजयपाल, तो अजयपाल को देखें तो इसका कार्यकाल है 1500 से 1519 तक। याद रहेगा, 1500 से 1519 तक इसने शासन किया। और ये 37वां राजा था। कुल 60 राजा हुए, उसमें से 37वां राजा था अजयपाल। इसने खास बात यह है कि सबसे पहले तो राजधानी चांदपुरगढ़ थी, हमने ऊपर देखा चमोली में। तो इसने चांदपुरगढ़ से राजधानी स्थानांतरित कर दी पौड़ी के देवलगढ़ में। कहाँ करी? पौड़ी के देवलगढ़ में। कब करी? 1512। याद रहेगा, चांदपुर के देवलगढ़ में राजधानी स्थानांतरित करी 1512 में। फिर देवलगढ़ से भी राजधानी स्थानांतरित कर दी, देवलगढ़ से 1517। सबसे पहले चांदपुरगढ़ थी राजधानी, फिर देवलगढ़ ले गया 1512 में, देवलगढ़ से श्रीनगर ले गया 1517 में। कौन? अजयपाल। ठीक है, और इसने जो कत्यूरी राजा हैं उनसे उनका सोने का जो सिंहासन था वो भी छीना। ये भी एक तथ्य जुड़ता है अजयपाल के साथ। तो अजयपाल को हमने देखा। अब हम देखते हैं शाह उपाधि के बारे में। हमें पता है कि जो पंवार या परमार शासक थे, इन्हें शाह कहा जाता था। इनके पीछे शाह जुड़ता था, बलभद्र शाह, मान शाह, या फिर अन्य जो भी शासक हुए आगे को, उनके आगे शाह उपाधि जुड़ती है। तो ये शाह उपाधि कहाँ से आई? तो ये कहा जाता है कि जो लोधी वंश है ना, उसका शासक था जो पहला बहलोल लोधी, उसके द्वारा ये उपाधि दी गई परमारों को। तो शाह उपाधि परमारों की थी, किसने दी? लोधी वंश के बहलोल लोधी ने दी। और सर्वप्रथम किस शासक ने यह उपाधि अपनाई? तो वो था बलभद्र शाह। ये बनता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो शाह उपाधि लोधी वंश के बहलोल लोधी द्वारा, और सर्वप्रथम बलभद्र शाह को। ठीक है, अब हम देखते हैं एक 1635 में एक घटना घटती है। क्या होता है उस दौरान? जो शाहजहां था, मुगल शासक शाहजहां था, उसका सेनापति होता है नवाजत खां। वो गढ़वाल पर आक्रमण कर देता है। कब? 1635 में शाहजहां का सेनापति नवाजत खां गढ़वाल पर आक्रमण करता है। उस दौरान राजा तो था पृथ्वीपति शाह, लेकिन वो छोटा था, तो उसकी जो संरक्षिका थी रानी कर्णावती बनती है। तो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? रानी कर्णावती। तो ये इस दौरान शासन में थी। इन्होंने क्या किया? जो सैनिक थे उनके नाक काट दिए, नाक काटने लग गई। तो ऐसा
कहा जाता है कि इन्होंने जो सैनिक थे उनके नाक कटवाने का आदेश दिया, तो इन्हें नाक काटी रानी भी कहा जाता है। और ये कौन कहा सबसे, इन्हें नाक काटी रानी किसने कहा? तो शिव प्रसाद डबराल ने कहा। याद रहेगा, कितना बेहतर क्वेश्चन है। रानी कर्णावती को नाक काटी रानी किसने कहा? शिव प्रसाद डबराल ने कहा। तो 1635 की घटना भी हमने देख ली। अब हम देखते हैं पृथ्वीपति शाह के बारे में। पृथ्वीपति शाह की बात की जाए तो जो मुगल शहजादा दारा शिकोह था ना, औरंगजेब का ही भाई, उसका पुत्र जो सुलेमान शिकोह होता है, वो इस दौरान गढ़वाल में शरण लेता है। कब? 1658 में। किस दौरान? पृथ्वीपति शाह के दौरान। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सुलेमान शिकोह ने किसके दरबार में शरण ली? तो पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली। कब ली? 1658 में ली। किसने ली? सुलेमान शिकोह ने ली। इतना याद हो गया। और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी फिर? रानी कर्णावती। और पृथ्वीपति शाह ने पृथ्वीपुर, जो देहरादून भी कहते हैं ना, उसको बसाया था। किसने? पृथ्वीपति शाह ने। तो इतना हमें यहाँ से याद रखना है, पृथ्वीपुर भी बसाया इसने। ठीक है। अब कुमाऊं पर तो जो गोरखे थे उनका अधिकार हो गया था 1790 में। गढ़वाल पर कब होता है? तो गढ़वाल पर ये सबसे पहले तो ये 1791 में ही एक बार गढ़वाल पर जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब असफल रहते हैं। फिर फरवरी 1803 में ये दोबारा गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। फरवरी 1803 में ये गढ़वाल पर दोबारा आक्रमण करते हैं। कौन? गोरखा। हस्तिदल चौतरिया और अमर सिंह थापा हैं जो, वो आक्रमण करते हैं। और अंततः 14 मई 1804 को, कब? यह डेट याद रखिएगा, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध था। जो वहां जो अंतिम परमार शासक थे, सॉरी अंतिम जो कह रहा हूं, टिहरी रियासत से पहले के जो अंतिम शासक थे वो प्रद्युम्न शाह, उनको पराजित करते हैं। गोरखा प्रद्युम्न शाह को पराजित करते हैं और गढ़वाल पर अपना कब्जा कर लेते हैं। कब? खुड़बुड़ा के युद्ध में। कब? 14 मई 1804 को। इतना याद हुआ। अब जो प्रद्युम्न शाह हैं, जो प्रद्युम्न शाह थे, इनके दो पुत्र थे। एक तो कुंवर प्रीतम शाह थे और एक सुदर्शन शाह थे। तो कुंवर प्रीतम शाह को तो जो गोरखे थे वो बंदी बना लेते हैं और काठमांडू भेज देते हैं। तो कुंवर प्रीतम शाह कहाँ चले जाते हैं? काठमांडू, गोरखों द्वारा बंदी बनाकर। दूसरे थे सुदर्शन शाह। ये अपना एक स्वतंत्र राज्य गठित करने का प्रयास करते हैं और इसीलिए ये अंग्रेजों की मदद लेते हैं और गोरखों को पराजित करते हैं और गढ़वाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित करते हैं। तो क्या याद किया? कुंवर प्रीतम शाह बंदी बनाकर काठमांडू गए। सुदर्शन शाह स्वतंत्र रहने का प्रयास किया, अंग्रेजों को आमंत्रण दिया कि गोरखों से युद्ध करिए और गढ़वाल को विजित करिए, और तब ये गढ़वाल में अपना शासन स्थापित करते हैं। ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल से हम टिहरी रियासत वाला पांचों शासक अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। एक राजा थे इसमें परमार वंश में, राजा मानशाह। इनका कार्यकाल है 1591 से 1611। ठीक है, राजा मानशाह जिनका कार्यकाल है 1591 से 1611। इनके काल में भरत कवि थे जिन्होंने मानोदय काव्य की रचना की। क्या याद रखना है? मानोदय काव्य किसके बारे में? मानशाह के बारे में। किसने? भरत कवि ने। ठीक है। और एक थे राजा सुदर्शन शाह जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, जिनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। उनकी एक किताब आती है, राजा सुदर्शन शाह ने एक किताब लिखी थी सभासार। सभासार ग्रंथ कहते हैं जिसे हम, और ये 7 खंडों में विभक्त है। इसके खंड पूछे जाते हैं। पहली बात तो सभासार की रचना करी किसने? राजा सुदर्शन शाह ने। कितने खंडों में? 7 खंडों में। किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। इस ग्रंथ में ये अपने आप को क्या कहते हैं पता है? सूरत कवि कहते हैं। लिख लो साइड में, यह अपना नाम सूरत कवि लिखते हैं। सूरत कवि। इस सभासार ग्रंथ में यह अपना नाम सूरत कवि लिखते हैं। तो इतना भी हमने देखा। अब हम देखेंगे जो टिहरी रियासत स्थापित होगी, जहां मतलब पंवार वंश में ही जब राजधानी अभी तक श्रीनगर है, अब श्रीनगर से भी राजधानी टिहरी स्थानांतरित की जाएगी। वहां के राजाओं को अब हम देखेंगे विस्तार पूर्वक। तो उसमें सबसे पहले राजा आते हैं राजा सुदर्शन शाह। राजा सुदर्शन शाह अभी हमने देखा, दूसरे पुत्र, इन्होंने टिहरी राजधानी स्थानांतरित कर दी। सबसे पहले इन सभी का क्रम और सन कब से कब तक शासन किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको जरूर से याद करना है। क्या क्या इनका क्रम और इनका शासनकाल कब से कब तक था। तो सबसे पहले हम राजा सुदर्शन शाह को देखते हैं। इनका कार्यकाल था 1815 से 1859 तक। कितना? 1815 से 1859 तक। सबसे पहले इन्होंने राजधानी जो पहले कहाँ थी? श्रीनगर थी। कि कौन लाया था? अजयपाल लाया था ना। तो श्रीनगर से इन्होंने राजधानी टिहरी में स्थानांतरित करी। कब करी? ये डेट याद रखिएगी, 28 दिसंबर 1815। तो टिहरी, श्रीनगर से राजधानी टिहरी लाए राजा सुदर्शन शाह। कब? 1815 में, 28 दिसंबर को। इनकी एक उपाधि भी थी, बोलांस बद्रीस। तो बोलांस बद्रीस कहा जाता है राजा सुदर्शन शाह को। और
इन्होंने मौलाराम, चैतू और माणकू इन सभी को संरक्षण भी दिया। तो राजा सुदर्शन शाह से आपको इतनी बातें याद रखनी। टिहरी में राजधानी स्थानांतरित करी, बोलान से बद्री सिंह की उपाधि थी, मौलाराम, चैतू और माणकू को इन्होंने संरक्षण दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे राजा टिहरी रियासत में, वो थे भवानी शाह। काल मत भूलना इनका और क्रम मत भूलना। भवानी शाह, इनका काल था 1859 से 1871। भवानी शाह का कार्यकाल क्या था? 1859 से 1871। इनसे संबंधित एक तथ्य याद रखना है ये कि 12 आना बीसी जो भू व्यवस्था थी वो किसने लागू की? 12 आना बीसी भू व्यवस्था लागू की भवानी शाह ने। बस इतना ही याद रखना है इनसे। ठीक है, अन्य अगले राजा हमारे जो हैं वो हैं प्रताप शाह। ये प्रताप कर लेना है इसे, प्रताप शाह हैं ये। ठीक है, प्रताप शाह का कार्यकाल कब से कब तक है? 1871 से 1886 तक। याद रहेगा, 1871 से 1886 तक। सबसे पहली बात, इन्होंने प्रतापनगर की स्थापना की। इन्होंने प्रतापनगर की स्थापना की कब? 1877 में। जलकुर नदी के किनारे है ये, पता है? चलो ये तो ज़्यादा फैक्ट लिखना चाहें तो साइड में लिखना, प्रतापनगर जलकुर नदी के किनारे स्थित है। तो प्रतापनगर की स्थापना करी 1877 में। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ करी इन्होंने। ये एग्जाम में आता है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था किसने प्रारंभ करी? तो प्रताप शाह ने करी। चलो ये भी हुआ। फिर अगला तथ्य है, एक भूमि व्यवस्था लागू करी इन्होंने, एक जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था जूला पैमाइश। तो प्रताप शाह द्वारा 1873 में टिहरी में एक भूमि व्यवस्था लागू की गई जिसे जूला पैमाइश कहते हैं। याद रहेगा, प्रतापनगर की स्थापना, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा और एक भूमि व्यवस्था 1873 में लागू की जिसे जूला पैमाइश कहते हैं। 12 आना भू व्यवस्था किसने लागू की? भवानी शाह ने। ठीक है, चलो। और एक अन्य चीज याद रखनी है, खैण, बिसाह और पाला, ये जो बेगार प्रथाएं थी ना, बेगार या फिर कुछ सामान ले जाना, राजा की वो करना, मतलब ज़्यादा वो उसके पक्ष में सामान ले जाना, ये सभी चीज़ें, ये प्रथाएं समाप्त करी किसने? प्रताप शाह ने। क्या क्या? खैण, बिसाह और पाला। ये प्रथाएं जो बेगार से संबंधित थी या फिर अतिरिक्त कार्य कराने से संबंधित थी वो प्रताप शाह द्वारा समाप्त कर दी गई। कौन से कौन? तो प्रताप शाह याद करो, प्रतापनगर की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा, जूला पैमाइश भू व्यवस्था 1873 में, और खैण, बिसाह और पाला समाप्त। 3 शासक याद हैं? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह। चलो, अब आएंगे हम राजा कीर्ति शाह के बारे में। राजा कीर्ति शाह, इनका कार्यकाल है 1886 से 1913 तक। कितना? 1886 से 1913 तक। इनसे संबंधित तथ्यों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अंग्रेजों द्वारा इन्हें CSI की उपाधि दी गई। तो अंग्रेजों द्वारा CSI की उपाधि किसे दी गई? राजा कीर्ति शाह को। और अन्य तथ्य है, टिहरी में पहली बार बिजली कौन लाए? अंग्रेजी शिक्षा तो प्रताप शाह लाए, टिहरी में पहली बार बिजली कीर्ति शाह लाए। ठीक है, याद करना है। अन्य देखिए, कीर्तिनगर की स्थापना करी इन्होंने कब? 1894 में। 1894 में इन्होंने कीर्तिनगर की स्थापना करी। और एक तथ्य और याद रखना है, भक्त दर्शन ने इन्हें राजर्षि कहा है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भक्त दर्शन ने राजर्षि किस शासक को कहा है, या फिर राजर्षि किस शासक को कहा जाता है? तो कीर्ति शाह को कहा जाता है। कीर्ति शाह को हम याद करें तो 1886 से 1913 तक, अंग्रेजों द्वारा CSI की उपाधि, टिहरी में पहली बार बिजली, कीर्तिनगर की स्थापना 1894 में, भक्त दर्शन ने इन्हें राजर्षि कहा। याद हो जाएगा इतना सब? अच्छी बात। अब हम देखते हैं महाराजा नरेंद्र शाह के बारे में, जो चौथे शासक हैं क्रम में टिहरी रियासत वाले। ठीक है, कौन कौन थे? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, 5वें शासक हैं ये। ठीक है, महाराजा नरेंद्र शाह की बात की जाए 1913 से 1946 तक इनका क्रम रहा, इनका शासन रहा। कब से कब तक? 1913 से 1946 तक। ठीक है, इन्होंने क्या क्या काम थे, इनके महत्वपूर्ण काम हैं, इन्हें याद करना है। सबसे पहले तो इन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना की कब? 1921 में। याद रहेगा, प्रताप नगर की स्थापना हुई थी सबसे पहले 1877 में, फिर कीर्ति नगर की स्थापना हुई थी 1894 में, अब नरेंद्र नगर की स्थापना हो रही है 1921 में। याद रहेगा ना इतना सब? और इन्होंने फिर राजधानी स्थानांतरित कर दी। अभी तक टिहरी थी, इन्होंने टिहरी से राजधानी स्थानांतरित कर दी नरेंद्र नगर। कब? 1925 में। तो 2 चीज़ें, नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में, राजधानी स्थानांतरित
कहाँ, टिहरी से नरेंद्र नगर 1925 में। ठीक है, अब इनके काल में 2 घटनाएं होती हैं जो मतलब कलंकित घटनाएं होती हैं। पहला, एक तो तिलाड़ी कांड होता है 30 मई 1930 को, जिसमें चक्रधर चुयाल गोलियां चला देता है। ठीक है, उस दौरान दीवान चक्रधर चुयाल होता है मतलब। ठीक है, तो 2 घटनाएं, एक तो तिलाड़ी कांड होता है कब, 30 मई 1930 को, और एक श्रीदेव सुमन है, जो श्रीदेव सुमन है ना वो शहीद हो जाते हैं, भूख हड़ताल पे बैठे रहते हैं, जो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 3 मई से बैठते हैं और 25 जुलाई 1944 को शहीद हो जाते हैं। तो 2 घटनाएं भी याद रखनी है, नरेंद्र शाह के काल में हुई थी, एक तो तिलाड़ी कांड, एक श्रीदेव सुमन जी शहीद हुए थे। ठीक है, अन्य क्या हुआ था नरेंद्र शाह के काल में, 2 और चीजें याद रखनी। एक, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कब, 23 जनवरी 1939 को। एक तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई देहरादून में, कब, 23 जनवरी 1939 को, और इस प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति मिली 21 अगस्त 1946 को। अब याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 ही चीजें याद करें। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई 23 जनवरी 1939 को देहरादून में, और इसे वैधानिक स्वीकृति मिली 21 अगस्त 1946 को। ये दोनों काम भी नरेंद्र शाह के काल में ही हुए थे। तो इतना भी याद हुआ ना, तो हमने नरेंद्र शाह जी को भी याद कर लिया। अब देखिए, रिवाइज करिए पहले से, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह। अब अंतिम आएंगे मानवेंद्र शाह, ये अंतिम पंवार शासक भी हैं। ये अंतिम पंवार शासक कौन है, मानवेंद्र शाह। इनका कार्यकाल क्या है, 1946 से 1949 तक। क्या है, 1946 से 1949 तक। सबसे पहले फरवरी 1948 में इनके ही शासनकाल में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना की गई। 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना किसके शासनकाल में की गई, मानवेंद्र शाह के काल में, फरवरी 1948 में। पहला काम तो ये था, और दूसरा काम वही कि 1 अगस्त 1949 को अंततः टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया, और ये रियासत अब खत्म हो गई, अब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ जाएगी। तो मानवेंद्र शाह के काल में 2 चीजें, एक तो 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना हुई फरवरी 1948 में, और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया। तो मानवेंद्र शाह भी याद हो गया आपको, रिवाइज करिए पहले से, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह, सॉरी प्रताप शाह, कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह, फिर मानवेंद्र शाह। तो सभी के काम भी पढ़ लिए हमने। आगे देखते हैं, एक अन्य तथ्य यह है कि जो परमार वंश है ना, पवार वंश कह रहे हैं हम, इसका सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किस शासक का मिलता है, तो वो मिलता है राजा जगतपाल का। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र किस पवार शासक का मिला है, तो वो मिला है राजा जगतपाल का। और कब का था वो, 1455 ईस्वी का था। कहाँ से मिला था पता है, जो हमने एक रघुनाथ मंदिर पढ़ा था ना टिहरी में, देवप्रयाग में, वहां से मिला था ये, रघुनाथ मंदिर से। तो इतनी सारी बातें आज हमने पढ़ी। पंवार वंश, चंद्रवंश, पंवार वंश, उत्तराखंड, फिर उसे मध्यकालीन उत्तराखंड जिसमें चंद और परमार वंशों को पढ़ा। फिर आज हम जो आधुनिक उत्तराखंड है उससे संबंधित जो सभी बातें हैं मैंने आज के नोट्स में शामिल करी हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, इनसे आपका क्विक रिवीजन होगा, और यहाँ से आप अगर याद करने का प्रयास करेंगे तो लंबे टाइम तक वो आपको याद रहेगा, और बेहतर तरीके से आप फिर एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आज वही शुरू करते हैं, उत्तराखंड में जो आधुनिक उत्तराखंड है उसके नोट्स। तो आज के नोट्स बहुत अच्छे हैं, ध्यानपूर्वक सुने, पूरी वीडियो देखें, और अगर वीडियो और नोट्स और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक तो ज़रूर से करें, फिर और अपना फीडबैक भी कमेंट्स में ज़रूर दें। वही मेरा मनोबल बढ़ाने का एकमात्र आपके पास जो आप मुझे दे सकते हैं वो वही है, या तो लाइक या कमेंट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड का जो आधुनिक इतिहास है वहीं से प्रारंभ करेंगे। उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास में हमने पढ़ा चंद और पंवार वंश। चंद वंश को जब समाप्त हुआ तो फिर गोरखाओं का यहाँ शासन आता है। अब गोरखा शासन की बात की जाए तो गोरखा शासन कुमाऊं में कब आया और गढ़वाल में कब आया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोरखा शासन को कुमाऊं में। गोरखा शासन सबसे पहले जब 1790 में जो चंद वंश का अंतिम राजा पड़ा हमने महेंद्र चंद, उसका और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ। कहाँ, हवालबाग में हुआ था। कब, 1790 में। तो इस दौरान जो महेंद्र चंद था वो पराजित होता है और 1790 में कुमाऊं में गोरखाओं का शासन स्थापित होता है। और यह कब तक चलता है, 1815 तक चलता है, यानी तकरीबन 25 वर्ष तक गोरखा कुमाऊं पर शासन करते हैं, 1790 से 1815 तक। ठीक है, याद हुआ। अब कुमाऊं में जो प्रथम सूबेदार था गोरखाओं का वो कौन था, वो था जोगा मल्ल शाह। ये कई एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखें। कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम सूबेदार है जोगा मल्ल शाह। ठीक है, और गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर एक कर लगाया जाता था,
जिसे कुशही कर कहा जाता है। ध्यान रखना, गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर जो कर लगाया जाता था उसे कुशही कर कहते हैं। और कुमाऊं का जो पहला भूमि बंदोबस्त है वो किसने कराया? तो वो जोगा मल्ला शाह ने कराया। कुमाऊं में जो पहला भूमि बंदोबस्त है वो जोगा मल्ला शाह ने कराया था। बीसी आना भूमि व्यवस्था कहते हैं हम जिसे पोल टैक्स भी लगाता है, एक प्रति व्यक्ति 1 रुपया या कुछ ऐसे ही। तो कुमाऊं का जो पहला भूमि बंदोबस्त है वो जोगा मल्ला शाह ने। ये 4 ही बातें हैं जो आपको यहाँ से याद करनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, अन्य जो अतिरिक्त दे रखे हैं उससे ना तो आप याद कर पाएंगे ना समझ पाएंगे और सब कंफ्यूजन बना रहेगा। इसलिए शॉर्ट्स में सभी यहीं से आप रिवाइज करिए। देखिए, अब हम गोरखा शासन कुमाऊं में रिवाइज करने का प्रयास करें। तो गोरखाओं का शासन कब? 1790 से 1815 तक, 25 वर्ष तक। हवालबाग के युद्ध में महेंद्र चंद को हराया तब यह स्थापित हुआ। प्रथम सूबेदार जोगा मल्ला शाह, ब्राह्मणों पर कुशही कर। कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त जोगा मल्ला शाह ने कराया, जो प्रथम सूबेदार था। ठीक है, अब हम देखते हैं गोरखा शासन गढ़वाल में। गोरखा शासन गढ़वाल की बात की जाए तो सबसे पहले जब 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर विजय प्राप्त करी, उसी के 1 वर्ष पश्चात यानी 1791 में इन्होंने गढ़वाल के लंगूरगढ़ पर भी आक्रमण किया, किंतु वहां ये असफल रहे। गढ़वाल को भी जीतने का प्रयास तो किया लेकिन वहां असफल रहे। फिर 1803 में, फरवरी 1803 में जब गढ़वाल में एक भीषण बाढ़ आई थी, उसके पश्चात इन्होंने वहां आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया। गोरखाओं ने, कौन कौन थे? अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौधरी। तो इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया। फिर अंततः जो 14 मई 1804 को, जो डेट सबसे महत्वपूर्ण डेटों में पढ़ते हैं हम इसे, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें गोरखाओं ने प्रद्युम्न शाह को हरा दिया था। हमने पढ़ते हैं ना, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ जिसमें प्रद्युम्न शाह शहीद हुए और 1804 में ही गढ़वाल में गोरखाओं का शासन स्थापित हुआ। तो कब तक हुआ? वही 1815 तक। तो कुमाऊं में तो 25 वर्ष तक चला, यहाँ 1804 से 1815 तक यानी तकरीबन 10.5 से 11 वर्ष तक इनका शासन चला। गढ़वाल में गोरखाओं के प्रशासक की बात की जाए, गढ़वाल में गोरखाओं का जो प्रशासक था वो था हस्तीदल शाह। याद रहे, कुमाऊं में प्रथम सूबेदार था जोगा मल्ला शाह, गढ़वाल में गोरखाओं का प्रशासक था हस्तीदल शाह। ये छिपा हुआ क्वेश्चन है, याद करिएगा। तो चलिए ठीक है, अब हम रिवाइज करते हैं गोरखा शासन गढ़वाल। पहली बात, 1791 में इन्होंने गढ़वाल को जीतने का प्रयास किया किंतु असफल रहे। फिर 1803 में जो आपदाग्रस्त गढ़वाल था वहां इन्होंने आक्रमण किया, कौन कौन? अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में। फिर अंततः 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में इन्होंने प्रद्युम्न शाह को हराया और गढ़वाल में भी गोरखा शासन स्थापित किया, जो 1815 तक चला, तकरीबन 10.5 वर्ष तक। गढ़वाल में जो गोरखाओं का प्रशासक था वो था हस्तीदल शाह। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो प्रद्युम्न शाह था उसके जो 2 पुत्र थे, एक पुत्र तो प्रीतम शाह था जिसे गोरखाओं ने नेपाल काठमांडू भेज दिया था, एक पुत्र था सुदर्शन शाह। यह अपना हरिद्वार चला गया था और एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का इसने प्रयास किया, जो हमने पढ़ा था सुदर्शन शाह के दौरान। तो इन्होंने अंग्रेजों को आमंत्रण दिया और कहा कि गोरखाओं से जो हमारा राज्य है उसे स्वतंत्र कराइए। इसी से अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध होता है और अंततः एक सगौली की संधि होती है। कब? 4 मार्च 1816 को। 4 मार्च 1816 को सगौली की संधि होती है। ये सगौली स्थान कहाँ है? आता है कभी, संगौली भी कहते हैं इसे। तो ये बिहार में है, ठीक है, ध्यान रहे, कहाँ है? बिहार में है सगौली स्थान। तो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच अंततः 4 मार्च 1816 को सगौली की संधि होती है। ठीक है, चलो देखिए, सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को आमंत्रण दिया और सगौली की संधि हुई। अब आया उत्तराखंड में अंग्रेजों का शासन। किसका शासन? अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी शासन की बात की जाए तो यहाँ कमिश्नर के रूप में शासन किया जाता था अंग्रेजों द्वारा। तो अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है 1815 में। कुमाऊं में जो प्रथम कमिश्नर था वो था कर्नल गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर भी यही है, कर्नल गार्डनर को ही एडवर्ड गार्डनर कहा जाता है। तो अब हम विस्तार पूर्वक अंग्रेजी शासन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ड गार्डनर को ही। तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन है? एडवर्ड गार्डनर। कब बना ये? मई 1815 में बना। लेकिन इसका कार्यकाल केवल 9 माह रहा। इसका कार्यकाल केवल 9 माह रहा। क्यों? क्योंकि जो सगौली की संधि हुई थी उसमें एक बिंदु यह था कि अंग्रेजी शासन का एक जो कमिश्नर या फिर कोई भी प्रमुख जो नेपाल में गोरखाओं का शासन था वहां उनके दरबार में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इस संधि के बाद जो एडवर्ड गार्डनर था इसे ही काठमांडू भेज दिया गया, इसीलिए इसका काल केवल 9 माह रहा। तो एडवर्ड गार्डनर से क्या क्या चीजें याद रखनी है? कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर, मई 1815 में रहा, कार्यकाल बहुत छोटा था, केवल 9 माह रहा। क्यों? क्योंकि यह सगौली की संधि के बाद
काठमांडू में चला गया था अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो कुमाऊं में दूसरा कमिश्नर है विलियम ट्रेल। दूसरे कमिश्नर की बात की जाए विलियम ट्रेल, इनका शासन जो भी शासनकाल है ये जरूर से याद रखिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाते हैं लॉजिक के आधार पर। क्योंकि कभी भी कोई घटना पूछ देगा और अगर आपको उसका सन याद है और इसका कार्यकाल भी याद है तो आप सीधे कनेक्ट कर पाएंगे कि उस दौरान कौन था कमिश्नर। ठीक है, तो विलियम ट्रेल के काल की बात की जाए तो 1817 से 1835। ठीक है, विलियम ट्रेल का कार्यकाल 1817 से 1835। यह कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था। यह कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था। इसी के काल में अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है। कब? 1816 में। अब आप कहोगे इसका कार्यकाल 1817 से शुरू हुआ था, तो उससे पहले भी यह सहायक के रूप में कार्य करता था। तो जो अल्मोड़ा जेल है इसी ने स्थापित कराई। तो क्या याद करना है? अल्मोड़ा जेल की स्थापना भी 1816 में इसी के काल में हुई। उत्तराखंड में जो पहली बार डाक सेवा लागू होती है 1815 में, जो अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच चली हुई थी, तो वो भी विलियम ट्रेल के काल में ही हुई। अल्मोड़ा जेल की स्थापना और उत्तराखंड में डाक सेवा लागू करने का श्रेय भी ट्रेल को ही जाता है 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच। और कुमाऊं में जो आबकारी विभाग है, कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना भी 1822 में विलियम ट्रेल ने ही की। कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना भी 1822 में ट्रेल ने ही की। यह सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने शामिल करी, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, अब हम विलियम ट्रेल को रिवाइज करते हैं। विलियम ट्रेल की बात की जाए, ये कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर, कार्यकाल 1817 से 1835। अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई 1816 में इनके द्वारा। उत्तराखंड में पहली बार डाक सेवा लागू करने का श्रेय ट्रेल को। कब? 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच। कुमाऊं में आबकारी विभाग स्थापित करने का श्रेय विलियम ट्रेल को 1822 में। ठीक, चलो अब हम पढ़ते हैं अगले कमिश्नर। वैसे अगले कमिश्नर तो हम पढ़ते हैं मोजले स्मिथ को, फिर उसके बाद जनरल गोबांद को, लेकिन उनके कार्यकाल में कोई भी महत्वपूर्ण बातें नहीं रही हैं, इसलिए मैंने आगे के जो गवर्नर है उनको ले लिया है यहाँ पे। ये हैं जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन। इनके कार्यकाल को याद करिएगा आप, 1838 से 1848 तक। कब? 1838 से 1848 तक। दो महत्वपूर्ण बातें आती हैं इनसे, और ये छिपे हुए क्वेश्चन के रूप में मैं बता रहा हूँ। एक तो 1839 में जो कुमाऊं व गढ़वाल जिला है, जो वो अलग अलग हो गए थे ना, तो उनका गठन भी लुसिंगटन के ही काल में हुआ। कुमाऊं व गढ़वाल जिले का अलग अलग गठन 1839 में लुसिंगटन के काल में हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कवि गुमानी पंत हैं, उन्होंने इनके बारे में कुछ छंद लिखे हैं। किसके बारे में? लुसिंगटन के बारे में। तो याद रहे किस कमिश्नर के बारे में गुमानी पंत ने जिक्र किया है, तो वो है लुसिंगटन। तो ठीक है, लुसिंगटन का कार्यकाल 38 से 48 तक, 1838 से 1848। 1839 में कुमाऊं व गढ़वाल जिले का गठन, और कवि गुमानी पंत ने लुसिंगटन के बारे में कुछ छंद लिखे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले कमिश्नर को, जो है जॉन हेलिड बैटन। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे भी दो महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ते हैं। जॉन हेलिड बैटन की बात की जाए तो सर्वप्रथम हम इनके काल को ही याद करते हैं। कार्यकाल जो भी इनका रहा 1848 से 1856 तक। जॉन हेलिड बैटन 1848 से 1856, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कभी अगर कालक्रम में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि क्रमानुसार हम कमिश्नरों को व्यवस्थित करिए प्रारंभ से अंतिम तक, तो इसमें भी हमें यह हायरार्की मदद में आएगी। जॉन हेलिड बैटन की बात की जाए तो कुमाऊं में जो इनका काल था, इसको ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ब्रिटिश शासन का जो स्वर्ण युग था, किस कमिश्नर के काल में था? जॉन हेलिड बैटन के कार्यकाल। पहला बिंदु तो ये है। अभी तक जो कमिश्नरी ऑफिस था वो अल्मोड़ा था, उसे अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। तो किसके कार्यकाल में? जॉन हेलिड बैटन के कार्यकाल में। कब? 1855 में। तो दो बिंदु हमने याद किए। जॉन हेलिड बैटन 1848 से 1856। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग था इनके काल में, और जो मुख्यालय था, कमिश्नरी ऑफिस था, उसे अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। कब? 1855 में, जॉन हेलिड बैटन के कार्यकाल में। अब अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण कमिश्नर हैं उनके बारे में पढ़ें तो वो हैं सर हेनरी रैमजे। जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान, या फिर जो सबसे चर्चित या सबसे प्रसिद्ध कमिश्नर हैं, वो है सर हेनरी रैमजे। इनका कार्यकाल है 1856 से 1844। सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका ही रहा, तकरीबन 28 वर्ष तक ये कमिश्नर रहे। 1856 से 1884 तक इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह, रामजी साहब, कई नाम हैं इनके, तो कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में जो हम विकेट बंदोबस्त पढ़ते हैं, 9वां बंदोबस्त था, जो हम पढ़ते हैं कि पहला वैज्ञानिक तरीके से किया गया भूमि बंदोबस्त था,
तो वह इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। कब? 1863 से 1873 तक। तो विकेट बंदोबस्त जो 1863 से 1873 के बीच हुआ वो भी इन्हीं के काल में हुआ। और इतना रिपीटेड क्वेश्चन ये है, देखिए 1857 का जो सैन्य विद्रोह हुआ था जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, तो कई बार पूछा जाता है कि इस दौरान कमिश्नर कौन था, तो रैमजे था। याद रहे, सबसे अधिक पूछा जाने वाले क्वेश्चन में आप इसे शामिल कर सकते हैं। तो 1857 का जो सैन्य विद्रोह हुआ था उस दौरान कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? रैमजे था। और जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है वो है तराई इंप्रूवमेंट फंड। तो रैमजे ने अपने कार्यकाल में नहरों के निर्माण के लिए तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करी। कब? 1883 में। तो तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 में सर हेनरी रैमजे ने की। ठीक है, अब रैमजे को हम रिवाइज करते हैं। सर हेनरी रैमजे 1856 से 1884, कुमाऊं का बेताज बादशाह। विकेट बंदोबस्त जो नौवा बंदोबस्त था वैज्ञानिक तरीके से इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान रैमजे ही कमिश्नर थे। रैमजे ने 1883 में नहरों के निर्माण के लिए तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की। चलो, याद हुआ इतना? ठीक है। अब हम आते हैं उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था भारत में, उसमें उत्तराखंड में क्या प्रभाव पड़ा और उत्तराखंड का क्या योगदान रहा उसके बारे में अगर हम ये पढ़ने का प्रयास करें तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाए तो उत्तराखंड का जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है वो कालू सिंह मेहरा को कहा जाता है, जो चंपावत के बिसुंग गांव के से संबंध रखते हैं। कालू सिंह मेहरा ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहे जाते हैं। इन्होंने एक गुप्त संगठन जिसे क्रांतिवीर कहा जाता है उसकी स्थापना की थी। एक गुप्त संगठन जो क्रांतिवीर है उसकी स्थापना इन्होंने करी थी। चलो, इतना हुआ। फिर अल्मोड़ा में एक डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। कब? 1870 में। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में। इसका जो प्रथम संरक्षक था वो भीम सिंह के नाम से आता है। अब आप याद कर सकते हैं डिबेटिंग क्लब के पहले जो संरक्षक थे वो भीम सिंह थे। फिर 1871 में जो बुद्धि बल्लभ पंत हैं उनके संपादकत्व में अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत होती है। जो बुद्धि बल्लभ पंत हैं उनके संपादकत्व में 1871 में अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत होती है। फिर 1903 में एक हैप्पी क्लब की स्थापना होती है अल्मोड़ा में। 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना होती है जो गोविंद बल्लभ पंत जी ने शुरू किया था। तो हैप्पी क्लब भी हमने देखा। फिर एक आता है अल्मोड़ा कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस की 3 शाखाएं, 3 चीजें कांग्रेस से जुड़ती हैं यहाँ। एक तो अल्मोड़ा कांग्रेस, एक गढ़वाल कांग्रेस और एक कुमाऊं परिषद जो जिसका विलय अंततः कांग्रेस में हो जाता है। तीनों को कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, अलग अलग याद करना है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में। फिर 1926 में कुमाऊं परिषद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें विलयित हो जाता है। तो सबसे पहले हम याद करते हैं अल्मोड़ा कांग्रेस को 1912 में। चलो, रिवाइज करें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा, डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा में 1870, भीम सिंह इसके संरक्षक थे। अल्मोड़ा अखबार 1871 से बुद्धि बल्लभ पंत संपादकत्व। हैप्पी क्लब 1903 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में। अब हम पढ़ते हैं होम रूल लीग के बारे में। होम रूल लीग की बात की जाए तो होम रूल लीग उत्तराखंड में कब स्थापित हुआ? 1914 में। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर होम लीग की बात की जाए तो यह तो 1916 में हुआ था, जिसकी 2 शाखाएं हैं, पढ़ते हैं हम, एक तिलक की और एक एनी बेसेंट की। लेकिन उत्तराखंड में होम रूल लीग 1914 में प्रारंभ होता है। इससे आपको 4 नाम याद रखने हैं। एक तो विक्टर मोहन जोशी, किस किस का योगदान रहा इसे बनाने में? बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद्र। ये 4 नाम उत्तराखंड में होम रूल लीग को स्थापित करने से जोड़े जाते हैं। उत्तराखंड में होम रूल लीग 1914 में 4 नाम विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद्र। ठीक है। अब हम देखते हैं कुमाऊं परिषद। महत्वपूर्ण है ये, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में अल्मोड़ा में। स्थापना 1916 में अल्मोड़ा में और 1926 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। तो कुमाऊं परिषद से पहले तो 2 बिंदु याद रखिए, स्थापना 1916 में और 1926 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हैं। 6 बैठकें हैं और 6 के 6 की कहाँ हुई, सन तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ हुई और कौन इसके अध्यक्ष थे, ये अति महत्वपूर्ण में हम शामिल करेंगे। तो ये सभी यहीं पर हम याद करने का प्रयास करेंगे। इनकी सभी बैठकों को हम देखें तो जो प्रथम बैठक हुई थी अल्मोड़ा में। सबसे पहले इनका स्थान याद करिए, अध्यक्ष बाद में याद करेंगे। पहली हुई थी अल्मोड़ा में, दूसरी हुई थी हल्द्वानी में, तीसरी हुई थी कोटद्वार में, चौथी काशीपुर में, 5वीं टनकपुर में और अंतिम जो 6ठी थी वो रानीखेत में हुई थी। तो देखिए, याद करने का प्रयास करिए। पहली अल्मोड़ा में, फिर हल्द्वानी में, फिर कोटद्वार में, फिर काशीपुर में, फिर टनकपुर में, फिर रानीखेत में।
अंतिम बार रिवाइज करते हैं, अल्मोड़ा में, हल्द्वानी में, कोटद्वार में, फिर उसके बाद काशीपुर में, फिर टनकपुर में, फिर रानीखेत में। आप भी स्वयं इसे याद करने का प्रयास करें। अब इनके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद कर सकते हैं, तो करिए इसे भी। पहले सत्र के जो अध्यक्ष थे प्रथम बैठक के, वो थे जयदत्त जोशी, दूसरे के तारादत्त गैरोला, तीसरे के बद्रीदत्त जोशी, चौथे के हरगोविंद पंत, पांचवें में बद्रीदत्त पांडे, और छठा जो अंतिम सेशन इसका हुआ था उसके मुकुंदी लाल जी थे। तो याद करें अध्यक्ष, एक साइड को आप इसके स्थान याद करिए कहाँ कहाँ हुए, और एक साइड को अध्यक्ष याद करिए। साथ में याद करोगे तो कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो क्रम से हम देखें तो सर्वप्रथम जयदत्त जोशी, फिर तारादत्त गैरोला, फिर बद्रीदत्त जोशी, फिर हरगोविंद पंत, फिर बद्रीदत्त पांडे, और अंतिम थे मुकुंदी लाल। अंतिम बार रिवाइज करें तो जयदत्त जोशी, तारादत्त गैरोला, बद्रीदत्त जोशी, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और मुकुंदी लाल, ठीक है। आप अब इसे अपने स्तर पर याद करने का प्रयास करें। अब हम देखते हैं गढ़वाल कांग्रेस, जिसे मैंने बताया इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में हुई थी, और इसमें दो महत्वपूर्ण नेताओं ने अपना योगदान दिया था। एक तो थे मुकुंदी लाल जी और एक थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में हुई मुकुंदी लाल जी और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के सहयोग से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुली बेगार आंदोलन। एक कुली बेगार आंदोलन पढ़ते हैं जो जबरन श्रम या फिर विष्टि की प्रथाएं चली आ रही थी उसको समाप्त करने के लिए। तो इसका समापन होता है 13-14 जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर, जो बागेश्वर है, उत्तरायणी के अवसर पर यह किया गया था। तो 13-14 जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन को समाप्त किया गया, ठीक है। कुली बेगार आंदोलन से आपको एक तो इसकी डेट और जगह याद रखनी है। अब हम देखते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने उत्तराखंड की यात्रा कब कब करी, वो आपको डेट जरूर से याद रखनी है। तो महात्मा गांधी जी कुमाऊं की भी यात्रा की उन्होंने और गढ़वाल की भी यात्रा की। कुमाऊं यात्रा की बात की जाए तो कुमाऊं की यात्रा की उन्होंने 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक। कुमाऊं की यात्रा 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक, और गढ़वाल की यात्रा 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 1929 तक। तो दो आपको ये डेट याद रखनी है। महात्मा गांधी जी कुमाऊं यात्रा 14 जून से 2 जुलाई 1929, गढ़वाल यात्रा 16 से 24 अक्टूबर 1929, ठीक है। अब हम नमक सत्याग्रह के बारे में जानते हैं और उत्तराखंड से कौन कौन उसमें शामिल थे वो देखने का प्रयास करते हैं। नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, जो 12 मार्च से 5 अप्रैल तक वो वहां पहुंचे और 1930 में, और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाया था दांडी में। तो अब हम देखते हैं नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड के योगदान की बात की जाए तो सर्वप्रथम इसमें 78 सत्याग्रहियों ने भाग लिया था, जिसमें से उत्तराखंड से 3 सत्याग्रही शामिल थे। अब इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक है ज्योतिराम कांडपाल, एक है वीर खड्ग बहादुर, और एक है भैरव दत्त जोशी। तो याद रखें नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से 3 लोग शामिल थे। याद करें, ज्योतिराम कांडपाल, वीर खड्ग बहादुर और भैरव दत्त जोशी। ज्योतिराम कांडपाल, वीर खड्ग बहादुर और भैरव दत्त जोशी। ब्रिटिश गढ़वाल में जो प्रथम राजनीतिक सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? फिर दुगड्डा में हुआ था, पौड़ी के दुगड्डा में 1930 में। इतना ही याद करना है। तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो प्रथम राजनीतिक सम्मेलन हुआ था वो पौड़ी के दुगड्डा में हुआ था, 1930 में हुआ था। अब ऐसे ही कुछ छोटे छोटे बिंदु हम देखते हैं। एक है पेशावर कांड। पेशावर कांड की बात की जाए तो यह हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। 23 अप्रैल 1930 को। कौन थे नेतृत्वकर्ता? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ये कौन सी राइफल्स से थे? ये 2/18 गढ़वाल राइफल्स से। ये राइफल का नाम जरूर याद रखें, 2/18 गढ़वाल राइफल्स, जिसमें 72 सिपाही थे, उनमें ये शामिल थे। इसीलिए 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाया जाता है। किसने कहा यह गढ़वाल दिवस मनाते हैं? मोतीलाल नेहरू ने। तो याद रखें, पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में। 2/18 गढ़वाल राइफल्स के 72 सिपाही इसमें शामिल थे। 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है। अब हम देखते हैं गांधी आश्रम के बारे में। गांधी आश्रम। गांधी आश्रम की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। कहां? चनौदा अल्मोड़ा में। किसने? शांतिलाल त्रिवेदी ने। और इसे बंद या इस पर ताला कब लगाया गया? तो 2 सितंबर 1942। ये डेट आपको जरूर याद रखनी है, कभी भी छुपे हुए क्वेश्चन के तौर। तो गांधी आश्रम से संबंधित जो भी बिंदु हैं उनकी बात की जाए तो इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। कहां? चनौदा अल्मोड़ा में हुई थी। किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी।
और यह बंद कब हुआ, इस पर ताला कब लगा, 2 सितंबर 1942। तो रिवाइज करते हैं, गांधी आश्रम 1937 में, चनौदा अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी ने, इस पर ताला लगा था 2 सितंबर 1942। ये डेट आप याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आई नहीं है, कभी आ सकती है। अब हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और उसमें उत्तराखंड का योगदान, या फिर उत्तराखंड में क्या क्या घटनाएं घटी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में सबसे पहले एक देघाट गोलीकांड हुआ था। यह देघाट है अल्मोड़ा में। देघाट गोलीकांड कब हुआ, 18 अगस्त 1942 को, और इसमें 2 लोग शहीद हो गए थे, हीरामणि और हरिकृष्ण। अन्य भी शहीद हुए थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है इन दोनों के ही आते हैं। तो देघाट गोलीकांड 18 अगस्त 1942 में, हीरामणि और हरिकृष्ण शहीद हो गए थे। इसके बाद आती है सालम की क्रांति, यह भी अल्मोड़ा में है। यह घटित हुई थी 25 अगस्त 1942 को, 25 अगस्त 1942 को, और सालम का शेर कहा जाता है राम सिंह आजाद को। तो सालम क्रांति से 2 बिंदु याद रखने हैं, सालम क्रांति 25 अगस्त 1942 को, और सालम का शेर राम सिंह आजाद को। ठीक है, अब हम देखते हैं सल्ट की क्रांति। सल्ट की क्रांति की बात की जाए तो अति महत्वपूर्ण है ये। पहली बात कब घटित हुई है, 5 सितंबर 1942 को, 5 सितंबर 1942 को। इसमें 2 सगे भाई जो गंगाराम और खीमादेव हम कहते हैं, वो शहीद हो गए थे। गंगाराम और खीमादेव शहीद हो गए थे। इसे कुमाऊं का बारदोली कहा गांधी जी ने। इसकी भूमिका को देखते हुए गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा। और सल्ट या खुमार क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो सल्ट क्रांति की बात की जाए तो 5 सितंबर 1942 को गंगाराम और खीमादेव शहीद हुए थे। गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा, और 5 सितंबर को प्रतिवर्ष सल्ट या जो खुमार क्षेत्र है वहां शहीद दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ विद्यालयों की स्थापना की गई। एक राष्ट्रीय विद्यालय है और एक प्रेम विद्यालय है। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना तो हुई थी शिलांगी में, जो चमोली में पड़ता है। किसने की, सदानंद कुकरेती ने की। और प्रेम विद्यालय की स्थापना हुई थी ताड़ीखेत में। किसने की थी, देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे ने। तो याद रखें, एक है राष्ट्रीय विद्यालय शिलांगी में सदानंद कुकरेती ने, एक है प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत में देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे ने। ठीक है, अब हम देखते हैं महिलाओं से संबंधित कुछ बातें। पहली बात, एक तथ्य आता है फरवरी 1932 में। कब, फरवरी 1932 में अंग्रेज सरकार ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें जो महिलाएं जो ये स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे रही थी, उन्हें जेल में बंद किया गया। वो थी 8 महिलाओं को तो किया गया फतेहगढ़ जेल में बंद, पद्मा जोशी को किया गया लखनऊ जेल में बंद, और कुंती वर्मा थी जो, उनके कहा गया कि इन्हें या तो जिंदा पकड़िए या तो मुर्दा पकड़िए। अब कितना बेहतर क्वेश्चन है कि लखनऊ जेल में किसे रखा गया था, पद्मा जोशी जी को, और जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश किसे दिया गया था, कुंती वर्मा को। तो याद रखें, फरवरी 1932 में 8 महिलाएं तो फतेहगढ़ जेल में, पद्मा जोशी जी लखनऊ जेल में, और कुंती वर्मा जिसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। अब इसी दौरान स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1942 का, उस दौरान जो देश सेवक संगठन है जिससे मालती देवी संबद्ध हैं, उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जो रेल सेवा थी उसको क्षति पहुंचाई थी, इसी विरोध के प्रतीक के रूप में। तो ठीक है, हमें केवल इतना याद रखना है, देश सेवक संगठन से कौन संबद्ध है, मालती देवी, बस। ठीक है, अब हम देखते हैं लक्ष्मी आश्रम और एक पशुलोक की स्थापना होती है। तो लक्ष्मी आश्रम की बात की जाए तो पहली बात कहाँ है, इससे एक हमने गांधी आश्रम पढ़ा था चनौदा में, शांतिलाल त्रिवेदी वाला। अब हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मी आश्रम, यह भी है कौसानी अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। किसने की थी, सरला बहन ने, जिसका मूल नाम था हाइलामन। ये गांधी जी की शिष्याएं यहाँ दोनों, मीरा बहन और सरला बहन। तो लक्ष्मी आश्रम की बात की जाए तो कौसानी अल्मोड़ा में है, 1941 में है, और सरला बहन जो हाइलामन है जिसका वास्तविक नाम, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और एक मिलता है हमें पशुलोक। पशुलोक है ऋषिकेश में, और इसकी स्थापना की मीरा बहन ने, जिसका वास्तविक नाम था मेडले स्लेड। मेडलेन स्लेड इनका वास्तविक नाम था। तो लक्ष्मी आश्रम तो हो गया अल्मोड़ा में सरला बहन वाला, पशुलोक हो गया ऋषिकेश में मीरा बहन वाला। इनका मूल नाम भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। अब जो अंतिम बिंदु हम आज शामिल करेंगे वो है, एक तो है अल्मोड़ा अखबार और एक है शक्ति पत्रिका। अल्मोड़ा अखबार मैंने आपको बताया था 1871 में जो बुद्धि बल्लभ पंत जी हैं उनके संपादकत्व में ये चला था, और 1918 में ये बंद हो गया था। तो अल्मोड़ा अखबार 1871 से 1918 तक चला था। फिर जब यह 1918 में बंद हुआ तो बद्रीदत्त पांडे जी ने एक शक्ति पत्रिका का संपादन किया। बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति पत्रिका का संपादन किया अल्मोड़ा से, याद रखना है आपको। बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति पत्रिका का संपादन अल्मोड़ा से किया। ठीक है,
अब एक बॉडी आती है गढ़वाल यूनियन। गढ़वाल यूनियन की बात की जाए, इसकी स्थापना याद रखिए सबसे पहले 1901 में। कहाँ हुई थी? देहरादून में। और क्यों हुई थी? सबसे महत्वपूर्ण है क्यों हुई थी। ये कुली बेगार के विरुद्ध हुई थी। तो गढ़वाल यूनियन को याद करें, 1901 में इसकी स्थापना होती है, देहरादून है और कुली बेगार के विरुद्ध होती है। इतना हमें गढ़वाल यूनियन से याद रखना है। अब इसी गढ़वाल यूनियन के नेतृत्व में एक गढ़वाली अखबार चलता है। इसी गढ़वाल यूनियन के नेतृत्व में एक गढ़वाली अखबार शुरू किया गया 1905 में देहरादून से, और इसके संपादक थे गिरिजा दत्त नेथाणी। तो इसी गढ़वाल यूनियन के नेतृत्व में गढ़वाली अखबार चलता है 1905 में देहरादून से, जिसके संपादक थे गिरिजा दत्त नेथाणी। याद हो जाएगा? ठीक है। अब हम देखते हैं एक है कर्मभूमि पत्रिका। एक थी कर्मभूमि पत्रिका। सर्वप्रथम यह 1939 में प्रारंभ होती है। कहाँ से? लैंसडाउन से। और इसके संपादक की बात की जाए तो भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया जी इसके संपादक होते। तो याद रखें, कर्मभूमि पत्रिका 1939 में लैंसडाउन से, इसके संपादक हैं भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया। तो आज की जो क्लास थी यहीं पर तक रखते हैं, क्योंकि आज समय का अभाव है। बाकी जो भी अन्य क्लासेस हैं हम कल से फिर से प्रारंभ करेंगे। नोट्स कैसे लगे, आपको रिवाइज हो रहा है, याद हो रहा है या नहीं, प्लीज़ ये अपना फीडबैक जरूर दें। और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, प्लीज़ लाइक तो ज़रूर से कर दें इसे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।